किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये उवसाहुणम। येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानन्ते सव्वेसि पर्णमः वै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो लोये सव्वसाहुणम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में ही ऑप्शन चैप्टर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करेंगे। ये एक सुपर फास्ट मैराथन लेक्चर है। यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड बातें नहीं करेंगे, नहीं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी। इस क्लास को लेने का एक अजम्पशन है कि आपने ऑलरेडी अपने ऑप्शंस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, सारे क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि कुछ छोटी छोटी बातें जो अगर आपसे मिस हो भी गई है तो वो यहाँ पे फुलफ़िल हो सके। ये लेक्चर का एक ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने एग्ज़ाम टाइम पे सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से रिकॉल कर पाए, रिटेन कर पाए। कभी कभी पढ़ा हुआ ध्यान नहीं रहता लेकिन सुना हुआ ध्यान रह जाता है। सो ये लेक्चर इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं ले रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ये लेक्चर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो हमारा टारगेट है 100% मार्क्स इन SFM और टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस, वो ज़रूर हम पूरा करेंगे। अभी हम इस लेक्चर को एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मानकर हम कवर कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आइए शुरू करते हैं रिवीजन। ये लेक्चर चाहे वो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हों चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स ना हों, दोनों ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने ऑप्शन चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने पुराने सारे मेरे मैराथन रिवीजन कर लिए हैं। मेनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पहले आप करना चाहिए आपको एंड देन आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में जैसा कि आपको पता है दो सेगमेंट होते हैं, कैश मार्केट और एक फ्यूचर मार्केट। कैश मार्केट में आप इमीडिएट काम करते हैं, आप पैसा देते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, पैसा लेते हैं। यहाँ पर फ्यूचर में काम होता है। फ्यूचर में दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ लिया है, अब पारी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। फाइन सर। सो फ्यूचर और ऑप्शन में क्या सिमिलैरिटी है? फ्यूचर ऑप्शन में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट आज इंटर होंगे लेकिन सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट आज इंटर होंगे लेकिन सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होंगे। लेकिन जरूर डिफरेंस होगा, हाँ डिफरेंस है। सो अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अगर आपने 100 रुपए में बाई करने का सौदा किया है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 100 रुपए है और एक्सपायरी में 150 रुपए हो जाता है, आपने 100 रुपए में बुकिंग प्राइस रखी है और एक्सपायरी में अगर प्राइस 150 रुपए हो जाता है तो आपको 50 रुपए का यहां पर प्रॉफिट होगा। और वही अगर एक्सपायरी में अगर प्राइस 70 रुपए हो जाता है तो यहां पर आपको 30 रुपए का नुकसान होगा। जो चीज 70 की मिलती आपको 100 में लेना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने बुक कर लिया, अब इसी प्राइस में आपको शेयर मिलेगा। यहां पर 70 की चीज आपको 100 में लेनी पड़ेगी, यहां 150 की चीज आपको 100 में मिलेगी, तो यहां 50 का फायदा, यहां 30 का नुकसान। फाइन सर,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में इसका एकदम अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने 100 रुपए में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई शेयर बाई करने का, और अगर 150 रुपए हो जाए, तो आपके पास ये ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब आपके पास ये अधिकार है कि आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर सकते या नहीं कर सकते। तो 150 रुपए में आप डेफिनेटली एक्सरसाइज करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना चाहेंगे, और इस केस में आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 50 होगा। यहां पर मैं ग्रॉस वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक और डिडक्शन होता है जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अगर ये 70 रुपए हो जाए तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कोई बेवकूफी होगा जो एक्सरसाइज करेगा। जो चीज आपको 70 में मिलेगी आप 100 में भला क्यों खरीदोगे। आपके पास अधिकार है, आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो यहां पर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, यहां पर आपका जो ग्रॉस लॉस होगा वो 0 होगा। सो कहने का क्या मतलब है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर आपको करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आपको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। वहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप सिर्फ प्रॉफिट के केस में कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना, लॉस के केस में आपको ऑनर करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस था फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में। आइए अब और डिटेल में हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक कॉल और एक पुट। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, एक कॉल बायर, कॉल सेलर। पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होगी, पुट बायर, पुट सेलर। कॉल बायर को होल्डर भी कहते हैं, कॉल सेलर को राइटर भी कहते हैं। पुट बायर को होल्डर भी कहते हैं, पुट सेलर को राइटर भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास 4 पार्टीज हो गई। अगर आप कॉल का देख रहे हो तो 2 पार्टीज हैं, कॉल बायर, कॉल सेलर। पुट का सोच रहे हो तो 2 पार्टी है, पुट बायर, पुट सेलर। फाइन। अब सवाल ये उठता है ये बायर और सेलर इस चैप्टर में किसे कहते हैं। इस चैप्टर में जो शेयर बाई करता है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो शेयर बाई करता है इस चैप्टर में उन्हें बायर नहीं कहा जाता, फाइन। और जो शेयर सेल करता है इस चैप्टर में उन्हें सेलर नहीं कहा जाता। तो इस चैप्टर में बायर किसे कहा जाता है, इस चैप्टर में उसे बायर कहा जाता है जिसके पास अधिकार होता है। जो अधिकार खरीदता है उसे बायर कहा जाता है, और जो अधिकार बेचता है, हु सेल्स द राइट, उसे सेलर कहा जाता है। जो अधिकार खरीदता है उसे बायर कहा जाता है, जो अधिकार बेचता है उसे सेलर कहा जाता है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो ध्यान रखेंगे। जो अधिकार खरीदता है उसे बायर कहा जाता है, जो अधिकार बेचता है उसे सेलर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई अधिकार क्यों बेचेगा, कोई किसी को अधिकार क्यों बेचेगा। आपको ये अधिकार होगा कि आप अपनी मर्जी से, जब प्रॉफिट होगा तो आप एक्सरसाइज करना, मर्जी है, जब लॉस होगा तो मत आना, ऐसा कोई क्यों करवाना चाहेगा। उसके लिए उसको एक प्रीमियम टोकन मनी देना पड़ेगा। टोकन मनी, प्रीमियम मनी, इसको हम कहते हैं इस चैप्टर में ऑप्शन प्राइस, या इसको ऑप्शन वैल्यू भी बोलते हैं या ऑप्शन प्रीमियम भी बोलते हैं। ये एक अमाउंट है जो बायर सेलर को देता है। जिसके पास अधिकार होता है, जो अधिकार खरीदता है, वो ऑप्शन प्रीमियम देगा सेलर को उस अधिकार को खरीदने के लिए। ऑप्शन प्रीमियम क्यों दिया जा रहा है, ऑप्शन प्रीमियम अधिकार खरीदने के लिए दिया जा रहा है। ये कोई शेयर बाई और सेल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये अधिकार खरीदने के लिए दिया जा रहा है कि मेरे पास अधिकार होगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक बनूंगा, मैं अपनी मर्जी से जब प्रॉफिट होगा तो एक्सरसाइज करूंगा और जब प्रॉफिट नहीं होगा तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार आपने ऑप्शन प्रीमियम दे दिया तो ये नॉन रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, किसी के साथ रिफंड यहां हो नहीं सकता। एक बार पे कर दिया सो कर दिया, ये आपका एक कॉस्ट है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसका कोई रिफंड नहीं है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और ये कब पे किया जाता है, ये पे किया जाता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तब आपको ऑप्शन प्रीमियम देना होता है। अब इंटायर सिनेरियो आपको पता चल चुका है। मैं ऑप्शन प्रीमियम देता हूं और मेरे पास अधिकार आ जाता है। अब मैं इस अधिकार का मालिक हूं, मैं अगर अच्छा रहेगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा नहीं रहेगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। फाइन सर,
तो एक बार हम कॉल बायर और कॉल सेलर को अच्छे से समझते हैं। सो मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसका मतलब आप कॉल बायर हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं आप बायर हैं। मेरे पास ऑब्लिगेशन है, मैं ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म है, तो आप कह सकते हैं मैं सेलर हूं। मैंने प्रीमियम पे किया है अधिकार खरीदने के लिए, सो मैं बायर हूं। मैंने प्रीमियम रिसीव किया है अधिकार बेचने के लिए, सो मैं सेलर हूं। मुझे बायर ऑफ राइट कहा जाता है, अधिकार खरीदने वाला, मुझे अधिकार बेचने वाला कहा जाता है। तो ये तो अधिकार के ऊपर हमने खेला। अब सवाल ये उठता है कि उस अधिकार का हम करेंगे क्या। हम जरूर शेयर के ऊपर ही तो काम कर रहे होंगे, शेयर या तो बाई या तो सेल करेंगे। अगर, अब ये मेन लाइन है, अगर आपने अधिकार खरीदा है शेयर खरीदने का, अगर आपने शेयर खरीदने का अधिकार खरीदा है तो उसको मैं कॉल बायर बोलूंगा। फाइन। इन शॉर्ट, कॉल बायर इज अ पर्सन हु बाइज द राइट ऑफ बाइंग शेयर। ये एकदम शॉर्ट में आपको पूरा ये कॉल बायर का डिस्क्रिप्शन पता चल गया। कॉल सेलर इसका उल्टा होगा। आप कॉल सेलर के बारे में मत सोचो, आप कॉल बायर का सोचो, कॉल सेलर का उल्टा होगा। कॉल बायर वो होते हैं जिन्होंने अधिकार खरीदा है शेयर खरीदने का। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रहेगा। चलिए, अब सेम इसी तरह से पुट बायर क्या है। पुट बायर वो पर्सन है जिसने अधिकार खरीदा है, पुट बायर वो पर्सन है जिसने अधिकार खरीदा है शेयर बेचने का। पुट बायर वो पर्सन है जिसने अधिकार खरीदा है शेयर बेचने का। तो बहुत बार बायर वर्ड में लोगों को लगता है कि शेयर बाई करेगा, नहीं, इसने बायर वर्ड क्यों है, क्योंकि इसने अधिकार खरीदा है शेयर बेचने का। वो अपनी मर्जी से शेयर बेचेगा, जब उसे अच्छा लगेगा तब वो शेयर बेचेगा। वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया है, एक बार प्रीमियम देकर वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया है। सो कॉल बायर अधिकार खरीदता है, पुट बायर अधिकार खरीदता है। कॉल बायर अधिकार किस चीज का खरीदता है, शेयर खरीदने का। पुट बायर अधिकार किस चीज का खरीदता है, शेयर बेचने का। सेलर इसका उल्टा होगा, ठीक है। जो अधिकार खरीदता है उसको प्रीमियम देना पड़ता है, जो अधिकार बेचता है उसको प्रीमियम मिलता है। फाइन सर। सो एक बार मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अगर आप वो एग्जांपल सही कर दें तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम इसको खत्म मानेंगे। हम मानेंगे आप कॉल पुट के बेसिक नॉलेज के साथ बिल्कुल तैयार हो एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने के लिए। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके जो रिवीजन है उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फाइन सर। सो फाइन, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या बुकिंग प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इस चैप्टर में इतने नामों से पुकारा जाता है, 100 रुपए है, और अगर आपने 10 रुपए का प्रीमियम दिया है तो बताइए अगर आपका ऑन एक्सपायरी 150 रुपए प्राइस हो जाएगा, अगर ऑन एक्सपायरी आपका प्राइस 150 रुपए हो जाएगा तो क्या आप एक्सरसाइज करोगे। आपने 100 रुपए में बुक किया है कि आप कोई भी शेयर 100 रुपए में खरीदोगे, जिस शेयर की बात चल रही है, लेट से ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, टाटा मोटर्स, को भी शेयर्स आप पकड़ सकते हैं। और अगर ऑन एक्सपायरी प्राइस अगर 150 रुपए हो जाए तो क्या आप एक्सरसाइज करोगे। हाँ जरूर करेंगे सर, 150 की चीज अगर मुझे 100 रुपए में मिल रही है तो मैं क्यों भला एक्सरसाइज ना करूं, मैं जरूर एक्सरसाइज करूंगा। तो 100 रुपए की चीज 150 में मिल गई तो आपको 50 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, आपको 50 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यहां 10 रुपए का आपने प्रीमियम दिया है तो नेट आपका प्रॉफिट हो गया 40 रुपए। सो आप इक्वेशन ध्यान रखेंगे, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी, नेट प्रॉफिट का इक्वेशन यहां बनकर आ रहा है, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी। तो यहां पर आपका 40 रुपए नेट प्रॉफिट बन रहा है। कुछ एग्जांपल्स और देते हैं, चलिए आप खुद सोचिएगा। अगर प्राइस ऑन एक्सपायरी 70 रुपए है तो क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और फिर बताइए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इस केस में मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, इस केस में एक्सरसाइज नहीं करूंगा। 70 की चीज भला मैं 100 में क्यों खरीदूं। सो इस केस में मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट 0 है, लेकिन यहां पर ओपी का तो कॉस्ट आपको बियर करना ही पड़ेगा। ये वन टाइम नॉन एडजस्टेबल नॉन रिफंडेबल है, तो यहां पर आपका लॉस हुआ है वो 10 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। आइए इसका बताइए, इफ सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी इज 100, अगर 100 रुपए है तो यहां पर क्या करेंगे। सो आपने बिल्कुल सही सोचा है, 100 रुपए है तो यहां पर हम इनडिफरेंट रहेंगे, चाहे एक्सरसाइज करो या नहीं करो। ग्रॉस प्रॉफिट 0 होगा, लॉस आपका यहां पर 10 रुपए होगा,
क्योंकि 10 रुपए ना कभी एडजस्ट हो सकता है ना रिफंड हो सकता है, ये आपका वन टाइम पेमेंट होता है। ठीक है सर। सो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। मान लीजिए अगर आपका सीएमपी एज एन एक्सपायरी है 99.50, तो बताइए क्या करेंगे। सोच लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर फटाफट निकाल कर दीजिए। अगर 99.5 है सो डेफिनेटली हम यहां पर नॉट एक्सरसाइज करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहां 0 होगा, नेट प्रॉफिट हमारा यहां पर 10 रुपए का यहां पर हमें लॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी आपका है 110, अगर सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी 110 है तो आप क्या करेंगे। सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी 110 है तो क्या करेंगे, सोच लीजिए, सोच लिए। चलिए, सो 110 में हम क्या करेंगे, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी अगर 110 है तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली एक्सरसाइज करेंगे। 110 की चीज आपको 100 में मिल रही है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ यहां पर 10 रुपए, लेकिन क्योंकि ओपी तो आपका कॉस्ट है, ये आपका वापस नहीं आएगा, तो नेट प्रॉफिट आपका यहां पर 0 हो गया। यहां पर हम एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो हमारा लॉस 10 रुपए का होता। अच्छा हुआ हमने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज करके हमारा जो लॉस है वो हमारा 0 हो गया। इनफैक्ट हमारा नेट प्रॉफिट लॉस यहां पर 0 आ रहा है। सो इस 110 को आगे चलकर हम क्या बोला करेंगे, ब्रेक इवन प्राइस। वह प्राइस जिसमें मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस 0 होता है उसे हम ब्रेक इवन प्राइस कहते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर 101 रुपए है, अगर सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी 101 रुपए है तो क्या करेंगे। सोच लिया आपने सही सोचा होगा। 101 रुपए में आप क्या करेंगे, आइए अब मैं आंसर देता हूं। 101 रुपए अगर सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी हुआ तो आप क्या करेंगे। फाइन सर। सो 101 में आपने सोच लिया होगा, अगर 101 मेरा सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी होगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। 101 में क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा, जरूर करूंगा एक्सरसाइज, भले ही मुझे 1 रुपए का फायदा क्यों ना हो। जो चीज 101 का है आपको 100 में मिल जाएगा, लेकिन आपको नेट लॉस यहां पर फिर भी 9 का हो जाएगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो मुझे 10 का नेट लॉस होता। चलो एक्सरसाइज करके 1 रुपए तो बचाया, 9 रुपए का यहां फायदा होगा। सो इन शॉर्ट हमने सारे केसेस कर लिए ऑलमोस्ट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये $1,000,000 लाइन है। ये लाइन अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा। कॉल बायर कब एक्सरसाइज करता है, कॉल बायर कब एक्सरसाइज करता है, जब भी प्राइस ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है बुकिंग प्राइस से, तब कॉल बायर एक्सरसाइज करेगा। जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है बुकिंग प्राइस से, 3 बार मेरे साथ बोलिए, जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है बुकिंग प्राइस से, जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है बुकिंग प्राइस से, तो कॉल बायर एक्सरसाइज करेगा। जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है बुकिंग प्राइस से, कॉल बायर एक्सरसाइज करेगा। बस ये ध्यान रखेंगे, पूरा चैप्टर आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो नेट प्रॉफिट इक्वेशन डायरेक्ट बताइए क्या होगा, प्राइस एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, प्राइस एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो प्राइस और नेट प्रॉफिट क्या होगा, प्राइस एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है तो सीधा लिख दीजिए लॉस इज इक्वल्स टू ऑप्शन प्रीमियम पेड, लॉस इज इक्वल्स टू ऑप्शन प्रीमियम पेड। फाइन सर। और ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है, यहां पर हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में ब्रेक इवन प्राइस 110 था, वो अगर आपको फॉर्मूले में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ईपी प्लस ओपी। ईपी मेरा 100 रुपए था, ओपी मेरा 10 रुपए था, ईपी प्लस ओपी कर देंगे तो ब्रेक इवन प्राइस आ जाएगा। ईपी प्लस ओपी कर देंगे तो ब्रेक इवन प्राइस आ जाएगा। फाइन। और कॉल सेलर का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉल बायर का उल्टा कॉल सेलर होगा, कॉल बायर का उल्टा कॉल सेलर होगा, इसलिए कॉल सेलर की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो आपका कॉल बायर का जो पोजीशन है और कॉल सेलर का पोजीशन है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे चलकर पुट बायर और पुट सेलर को समझ सकते हैं। कॉल बायर और कॉल सेलर अगर आपने इतना समझ लिया और आपको कोई डाउट नहीं है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा रिसर्च और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेकर अब आगे बढ़ेंगे। चलिए सर। फाइन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। अब हम पुट बायर को ओवरव्यू कर रहे हैं, अब ध्यान से समझेंगे। पुट बायर को हम ओवरव्यू कर रहे हैं। 100 रुपए का ईपी है, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बुकिंग प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस है, जो भी आप बोल लीजिए, और 10 रुपए का हमने ओपी पे किया। 100 रुपए में मैं सेल करने का अधिकार खरीदा हूं। पुट बायर क्या बोलेगा,
मैंने अधिकार खरीदा है, ये लाइन तो बोलेगा ही बाहर, मैंने अधिकार खरीदा है शेयर बेचने का 100 रुपए में। तो अब बताइए अगर 150 रुपए सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी होगा, अगर 150 रुपए सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी होगा तो क्या पुट बायर एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो चीज वो 150 में बेच सकता है वो 100 में भला क्यों बेचेगा? तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन ओपी जो पे हुआ है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। सो नेट लॉस आपका 10 रुपए यहां पर होगा। सेम इसी तरह से अगर सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी 70 है, अगर सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी 70 है तो क्या होगा आप सोचिए। मैं वेट कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप आंसर लीजिए एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया है। 70 में आप क्या एक्सरसाइज करेंगे? बिल्कुल हम एक्सरसाइज करेंगे। जो चीज 70 में बिकता अब मैं 100 में बेचूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर कितना होगा? 100 में बेचूंगा, 100 में सेल करूंगा। 70 की चीज मैं 100 में सेल करूंगा तो मेरा 30 रुपए का फायदा होगा और नेट मेरा प्रॉफिट होगा 10 रुपए। मेरा ओपी तो जाएगा ही जाएगा, तो नेट मेरा 20 रुपए का यहां पर फायदा हुआ। तो यहां पर क्या हुआ? ईपी माइनस सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ओपी। तो यहां पर ईपी पहले आया क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, ये इस रेट पे मैं सेल कर रहा हूं। ईपी माइनस सीएमपी माइनस ओपी, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपए का यहां पे जो नेट फायदा हुआ। आइए 100 रुपए में बताइए क्या होगा? वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। 100 रुपए में आप इनडिफरेंट रहेंगे, आप एक्सरसाइज करें ना करें बात बराबर है। ग्रॉस प्रॉफिट जीरो होगा और नेट लॉस आपका 10 रुपए होगा क्योंकि ओपी जो पे हुआ है उसका कुछ नहीं हो सकता। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब आप 99.5 में बताइए मुझे, 99.5 में बताइए। अगर 99.5 होगा तो आप क्या करेंगे? सोच लिए। चलिए, तो 99.5 में आप डेफिनेटली एक्सरसाइज करेंगे। जो चीज 99.5 में बिकेगी आपका तो 100 में बिकेगा क्योंकि आपने अधिकार खरीदा है। आप 100 में बेचेंगे तो आपका 0.5 का फायदा, लेकिन ओवरऑल आपका -9.5 का नुकसान है क्योंकि ओपी तो आपका जाएगा ही जाएगा, ओपी तो आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए 90 के केस में बताइए क्या करेंगे? सोच लिया, चलिए अच्छी बात है। 90 के केस में भी डेफिनेटली हम एक्सरसाइज करेंगे। जो चीज 90 में बिकती आपकी तो 100 में बिकेगी। आपको ग्रॉस प्रॉफिट 10 का होगा लेकिन नेट प्रॉफिट लॉस 0 होगा। 100 माइनस 90 माइनस 10 क्योंकि ओपी तो गया। इस 90 रुपए को हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन प्राइस कहेंगे। जिस प्राइस में मेरा नेट प्रॉफिट लॉस 0 होता है उसको हम ब्रेक इवन प्राइस कहते हैं। तो इन शॉर्ट अब क्या आपने समझा इन सब चीजों में कि पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है? पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है? जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी लोअर देन ईपी होता है। ये 4 बार मेरे साथ बोलेंगे। पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है? जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी लोअर देन ईपी होता है। पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है? जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी लोअर देन ईपी होता है। पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है? जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी लोअर देन ईपी होता है। पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है? जब भी प्राइस एज ऑन एक्सपायरी लोअर देन ईपी होता है। फाइन, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब भी एक्सरसाइज करेगा पुट बायर उसका नेट प्रॉफिट इक्वेशन क्या होगा? ईपी माइनस प्राइस एज ऑन एक्सपायरी माइनस ओपी पेड। ईपी माइनस प्राइस एज ऑन एक्सपायरी माइनस ओपी पेड। ईपी यहां पहले आएगा। फाइन सर। और जब एक्सरसाइज नहीं करेगा तो लॉस आपका हो जाएगा, ओपी पेड का आपका लॉस हो जाएगा। ब्रेक इवन प्राइस का अगर आप फॉर्मूले में जाएंगे तो क्या होगा? ईपी माइनस ओपी। अगर ब्रेक इवन प्राइस निकालने का फॉर्मूला में आप जाएंगे तो होगा ईपी माइनस ओपी। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ऑफ पुट सेलर क्या होगा? यह हमेशा ऑपोजिट होगा पोजीशन ऑफ पुट बायर के। सो पुट सेलर का अलग से देखने की जरूरत नहीं है, आप पुट बायर का देख लीजिए। पुट सेलर का ऑटोमेटिकली ऑपोजिट होगा। ये सारी बातें अगर आप पुट के लिए आपको समझ में आती है तो आप बिल्कुल तैयार हैं इस चैप्टर के लिए। पुट में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉल का हमने स्पेशल केसेस किया, पुट का हमने स्पेशल केसेस किया। कॉल के हमने डिफरेंट एग्जांपल से आपसे आंसर लिया, पुट के भी डिफरेंट एग्जांपल से हमने आपसे आंसर लिया।
तो लगभग सारी हमने यहां पर बातें कर ली हैं। आइए थोड़ा सा और हम इसी को और आगे लेके चलते हैं। इन, आउट और एट द मनी। सो इन और आउट और एट द मनी कॉल के लिए क्या होगा? सिंपल सा फंडा है, जब भी एक्सरसाइज होगा उसको इन द मनी कहेंगे, जब भी एक्सरसाइज नहीं होगा उसको आउट ऑफ द मनी कहेंगे, इन डिफरेंट पोजीशन वाले को हम एट द मनी कहेंगे। जब भी एक्सरसाइज होगा इन द मनी, जब भी एक्सरसाइज नहीं होगा आउट ऑफ द मनी, इन डिफरेंट पोजीशन को हम एड बोलेंगे। ठीक है। सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी जब भी ज्यादा होता है ईपी से तो एक्सरसाइज करता है कॉल बायर। सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी अगर कम होता है ईपी से तो नॉट एक्सरसाइज होता है। सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी बराबर होता है ईपी के तो हम इन डिफरेंट पोजीशन में रहते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कॉल बायर कब एक्सरसाइज करता है। फिर से 4 बार बोलिए, कॉल बायर कब एक्सरसाइज करता है? जब भी सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है ईपी से, और जब एक्सरसाइज करेगा उसको इन द मनी बोलेंगे। इसी तरह से इन, आउट, एट द मनी पुट के लिए क्या होगा? जब भी सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होगा ईपी से, पुट बायर एक्सरसाइज नहीं करता है उसको आउट ऑफ द मनी कहेंगे। पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है? जब भी सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी कम होता है ईपी से। फाइन, जब भी प्राइस कम होगा फ्यूचर में तो पुट बायर एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि पुट बायर ने सेल किया है। सेल करने वाला भगवान से क्या प्रे करता है कि प्राइस गिरे, और बाई करने वाला भगवान से क्या प्रे करता है कि प्राइस बढ़े। सो यहां पर हम एक्सरसाइज करेंगे इन द मनी, और इन डिफरेंट पोजीशन में उसको हम बोलेंगे एट द मनी। फाइन, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी भी हमें समझ में आ गया है। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर कॉल क्या होगा? ईपी प्लस ओपी। इस प्राइस में हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस जीरो रहेगा। ब्रेक इवन प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस जीरो होता है। तो ईपी प्लस ओपी कॉल के लिए क्या होगा? ईपी प्लस ओपी। इसी तरह से पुट के लिए क्या होगा? ईपी माइनस ओपी। ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा? ईपी माइनस ओपी वो प्राइस होगा जिसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जीरो आएगा। इसको भी मैंने आपको कर एग्जांपल के साथ समझा दिया है। फाइन सर, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कॉल में? कॉल बायर को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? कॉल बायर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अनलिमिटेड। ऐसा क्यों भला? क्योंकि देखिए कॉल बायर का प्रॉफिट इक्वेशन क्या होता है? कॉल बायर का प्रॉफिट इक्वेशन अभी अभी आपने बताया, नेट प्रॉफिट ऑफ कॉल बायर बताया, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी। सो सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी तो कितना ही बढ़ सकता है, ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। और कोई ये नहीं बोल सकता कि प्राइस कितना ज्यादा बढ़ सकता है। कोई कह सकता था कि रिलायंस का शेयर आज 2000, 3000, 4000 की कीमत होगी उसकी, 10 रुपए से शुरू होकर 50 रुपए से शुरू होकर 100 रुपए शुरू होकर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लिमिट तो कुछ नहीं है ना, अपर लिमिट तो हम कभी लगा ही नहीं सकते। सो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मेरा कॉल बायर को फायदा होगा, और ये कितना बढ़ सकता है किसी को नहीं पता। तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट कॉल बायर का अनलिमिटेड होगा। इसी तरह से मैक्सिमम लॉस कॉल सेलर का क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कॉल सेलर का क्या होगा? कॉल सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? ओपी प्रीमियम रिसीव्ड, उससे ज्यादा तो उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं। उससे ज्यादा अगर उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो कॉल बायर एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। और कॉल बायर का मैक्सिमम लॉस क्या होगा? ओपी पेड, उससे ज्यादा वो कभी लॉस होने नहीं देगा, कभी वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। सो ओपी तो गया, ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है। ओपी मैक्सिमम लॉस उसका क्या हो सकता है? ओपी पेड। जितने भी मैंने पहले एग्जांपल्स आपको दिए थे उसमें आप देख लीजिएगा 10 रुपए से ज्यादा लॉस कॉल बायर को कहीं नहीं था। और अगर 10 रुपए का मैक्सिमम लॉस कॉल बायर को है तो कॉल सेलर का ऑपोजिट होगा, इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कॉल बायर को ओपी रिसीव्ड है। सो मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट कॉल के लिए हमने समझ लिया। इसी तरह से मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट पुट के लिए, सो मैक्सिमम प्रॉफिट पुट बायर का होगा ईपी माइनस ओपी। वो भला कैसे? अच्छा, पुट बायर का नेट प्रॉफिट इक्वेशन क्या होता है? ईपी माइनस सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ओपी। अब सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा। अब ये कितना नीचे हो सकता है? ये मैक्सिमम जीरो हो सकता है ना, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता प्राइस। तो ये मान लीजिए जीरो हो गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा? ईपी माइनस ओपी। सो पुट बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है ईपी माइनस ओपी। उसी तरह से पुट सेलर का मैक्सिमम लॉस ईपी माइनस ओपी हो सकता है। पुट सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट ओपी रिसीव्ड होगा, इससे ज्यादा वो प्रॉफिट बायर होने नहीं देगा। और मैक्सिमम लॉस ओपी पेड होगा पुट बायर का, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस होगा तो एक्सरसाइज वो करेगा नहीं।
फाइन। सो आपको कुछ बातें तो एकदम ध्यान रखनी पड़ेगी कि नेट प्रॉफिट पुट का क्या होता है, ईपी माइनस सीएमपी माइनस ओपी। प्लीज एक बार माइंड में रीड करेंगे, ईपी माइनस सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ओपी। पुट बायर का नेट प्रॉफिट इक्वेशन रहता है। कॉल बायर का नेट प्रॉफिट इक्वेशन क्या होगा, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी। सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी, ये कॉल बायर का नेट प्रॉफिट इक्वेशन है। ठीक है, कॉल बायर कब एक्सरसाइज करता है, जब सीएमपी ज्यादा होता है ईपी से। पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है, जब सीएमपी कम होता है ईपी से। फाइन सर। मीनिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। इस चैप्टर में लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में लॉन्ग पोजीशन मतलब होता है जो अधिकार खरीदता है उसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। लेकिन फ्यूचर चैप्टर में लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या होता था कि जो शेयर खरीदता था उसको हम लॉन्ग पोजीशन में कहते थे, जो शेयर बेचता था उसको हम शॉर्ट पोजीशन में कहते थे फ्यूचर चैप्टर में। लेकिन यहां पर लॉन्ग पोजीशन किसे कहेंगे, जो अधिकार खरीदेगा उसे लॉन्ग पोजीशन में कहेंगे, जो अधिकार बेचेगा उसको हम शॉर्ट पोजीशन में कहेंगे। अधिकार खरीदता दो तरह से है, या तो कॉल बायर अधिकार खरीद सकता है या तो पुट बायर अधिकार खरीद सकता है। कॉल बायर अधिकार खरीदेगा तो शेयर खरीदने का खरीदेगा, पुट बायर अधिकार खरीदेगा तो शेयर बेचने का खरीदेगा। कॉल सेलर पुट सेलर मैंने हमेशा कहा ये ऑपोजिट होता है, तो इसके बारे में ज्यादा गहराई से सोचिए ही मत। ठीक है, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन मतलब होता है जो अधिकार खरीदता है उसे लॉन्ग पोजीशन में कहेंगे, जो अधिकार बेचता है उसे शॉर्ट पोजीशन में कहेंगे। फाइन सर। पोजीशन टू बी टेकन एज पर एक्सपेक्टेशन। सो सर हमें क्या बनना चाहिए, हमें कौन सा पोजीशन लेना चाहिए। सो कॉल में अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ने वाला है, अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको कॉल बायर पोजीशन लेना चाहिए, और अगर आपको लगता है प्राइस गिरने वाला है तो आपको कॉल सेलर पोजीशन लेना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब भी प्राइस बढ़ेगा कॉल बायर को फायदा होगा, क्योंकि कॉल बायर चाहता है सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। जितना सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी बढ़ेगा उतना कॉल बायर को फायदा होगा। तो कॉल बायर हमेशा चाहेगा प्राइस बढ़े, तो इसलिए जब भी प्राइस बढ़ने का एक्सपेक्टेशन होता है आपको कॉल बायर बनना चाहिए, जब भी प्राइस गिरने का एक्सपेक्टेशन होता है आपको कॉल सेलर बनना चाहिए। फाइन सर। अब इसी तरह से पोजीशन टू बी टेकन एज पर एक्सपेक्टेशन फॉर पुट के केस में क्या करेंगे, जब भी आपको लगता है प्राइस बढ़ने वाला है तो आप पुट बायर कभी मत बनिएगा, क्योंकि आपको पता है नुकसान होगा। आप पुट सेलर बनिएगा। और जब भी आपको लगता है प्राइस गिरने वाला है, क्योंकि पुट बायर को फायदा कब होता है, जब प्राइस गिरता है, जब सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी कम होता है ईपी से, तो आप पुट बायर बनिएगा। सो प्राइस गिरते वक्त पुट बायर बनिए और प्राइस बढ़ते वक्त कॉल बायर बनिए। और वैसे आप कॉल सेलर में समझना चाहते हैं या पुट सेलर में समझना चाहते हैं, जब प्राइस बढ़े तो पुट सेलर बनिए और प्राइस जब गिरे तो कॉल सेलर बनिए। सिंपल सा फंडा है, आप बायर का सोचिए। जब भी प्राइस बढ़ता है कॉल बायर को फायदा होता है, तो उल्टा आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। और जब भी प्राइस गिरता है तो पुट बायर को फायदा होता है। ठीक है, फाइन सर। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो नेट प्रॉफिट इक्वेशन क्या होता है, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी कॉल के लिए माइनस ईपी माइनस ओपी, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी। और जब एक्सरसाइज नहीं होता है तो क्या होगा, लॉस इक्वल्स टू ओपी पेड। तो जब एक्सरसाइज होता है तो सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी माइनस ओपी, और जब एक्सरसाइज नहीं होता है तो लॉस इक्वल्स टू ओपी पेड। सेम इसी तरह से अगर हम कॉल सेलर की बात करें तो कॉल सेलर का अलग से मत सोचिए, सिंपल ऑपोजिट ऑफ कॉल बायर होगा। अगर कॉल बायर को 10 रुपए का फायदा है तो इसका मतलब कॉल सेलर को 10 रुपए का नुकसान है। अगर बायर को 10 रुपए का नुकसान है तो इसका मतलब कॉल सेलर को 10 रुपए का फायदा है। इसी तरह से पुट के केस में पुट कब एक्सरसाइज नहीं होगा, जब सीएमपी ज्यादा होगा तब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उस केस में लॉस इक्वल्स टू ओपी पेड आप बोल दीजिए। और जब एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज कब करता आपको पता है, जब भी सीएमपी कम होता है ईपी से, उस केस में नेट प्रॉफिट इक्वेशन क्या होगा, ईपी माइनस सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ओपी पेड। ईपी माइनस सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ओपी पेड। फाइन, बार बार वही चीज आ रहा है ताकि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए ये सारी चीजें। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट सेलर क्या होगा, पुट सेलर का सिंपल ऑपोजिट होता है पुट बायर का। पुट सेलर का अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, जो पुट बायर का होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा पुट सेलर का। फाइन सर। ग्राफ ऑफ कॉल बायर, वैसे ग्राफ बनाने क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे ग्राफ ऑफ कॉल बायर हमेशा इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से आपको यहां पर
बताया जा रहा है हमेशा उस तरह से दिखेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये लाइन दिखा रहा है अनलिमिटेड प्रॉफिट का, जितना सीएमपी बढ़ेगा उतना मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। और यहां लाइन जहां पर मेरा नेट प्रॉफिट लॉस 0 होता है, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। सो ग्राफ ऑफ ये कॉल बायर है, सेम मिरर इमेज होगा ग्राफ ऑफ कॉल सेलर का। आप देख सकते अगर इसको हम मिरर के सामने रखेंगे तो वो इस तरह से नजर आएगा, बिल्कुल मिरर इमेज है, क्योंकि इनकी जो लॉस होगा वो इनका प्रॉफिट होगा एंड वाइसी वर्सा, ठीक है। ग्राफ ऑफ कॉल सेलर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से ग्राफ ऑफ पुट बायर का ग्राफ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं लिमिटेड लॉस, आप इस लाइन से समझ सकते हैं ये लिमिटेड लॉस का लाइन है, इससे ज्यादा उनको लॉस नहीं होगा। फाइन सर। और इसी तरह से अगर हम पुट सेलर की बात करें तो ग्राफ ऑफ पुट सेलर कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं लिमिटेड प्रॉफिट का लाइन है, इससे ज्यादा इनको प्रॉफिट नहीं होगी। फाइन। सो ये इसी तरह से दिखेगा, चाहे कोई भी आप फिगर ले लीजिए, ग्राफ ऑफ पुट सेलर इसी तरह से आपको दिखेगा। आप कोई भी फिगर लेकर आप उसको प्लॉट कर दीजिए ग्राफ में, आपको इसी तरह से नजर आएगा। रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग। सो कॉल बायर कब एक्सरसाइज करता है, बार बार वही चीज आ रही है। सीएमपी जब भी एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है ईपी से, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है ईपी से, तो कॉल बायर एक्सरसाइज करता है। बाकी का बताने की जरूरत नहीं है। सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है ईपी से तो कॉल बायर एक्सरसाइज करता है। और पुट बायर कब एक्सरसाइज करता है, जब भी सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी कम होता है ईपी से तो पुट बायर एक्सरसाइज करता है। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर सवाल कोई पूछे कि कॉल सेलर का रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग क्या होता है, तो आप जवाब दीजिएगा कोई रूल नहीं है। सेलर के पास डिसाइड करने का अधिकार ही नहीं होता कि वो एक्सरसाइज करे या ना करे। जो बायर करता है वही सेलर को करना होता है। सेलर ने तो एक बार अधिकार बेच दिया, अब उसको कुछ नहीं कर सकता, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बायर का अधिकार है कि वो डिसाइड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सो रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग कॉल सेलर का कभी होगा ही नहीं। इसी तरह से रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग पुट सेलर का कभी नहीं होगा। फाइन। चलिए सर, फेयर ओपी डिटर्मिनेशन। अब हम अपने टॉपिक को चेंज करते हैं। इस चैप्टर में हम फेयर ओपी कैलकुलेट करते हैं। हर एक चैप्टर में हम कुछ ना कुछ फेयर कैलकुलेट करते हैं। इस चैप्टर में फेयर ओपी कैलकुलेट करना यहां पर मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो फेयर ओपी हम लोग 4 पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम या तो फेयर ओपी एक्सपायरी पे कैलकुलेट कर सकते हैं या फेयर ओपी बिफोर एक्सपायरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फेयर ओपी एज ऑन एक्सपायरी कैलकुलेट करेंगे तो या तो कॉल के लिए कर सकते हैं या तो पुट के लिए कर सकते हैं, और बिफोर एक्सपायरी दैट इज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी या तो कॉल के लिए या तो पुट के लिए कर सकते हैं। सो बैक टू बैक अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब हम फेयर ओपी डिटर्मिनेशन में आते हैं कि फेयर ओपी किस तरह से कैलकुलेट करना है। फाइन। सो इसका मैं आपको फंडा पहले आपको समझा दूं। फेयर ओपी डिटर्मिनेशन का फंडा मैं आपको समझा दूं। एक फंडा आप समझ लेंगे तो बाकी सारा आपका आगे का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑन एक्सपायरी पे आप खड़े हैं, आप ऑन एक्सपायरी खड़े हैं। अच्छा, अब मान लीजिए सीएमपी है इस दिन आपका लेट से 120 और ईपी है आपका लेट से 100 रुपए, ठीक है। और कॉल का केस है, ध्यान से सुनिएगा, कॉल का केस है। सो आप मुझे बताइए कि एक कॉल सेलर कितना रुपए का ओपी चार्ज करना चाहेगा, खुद सोच के बताइए। अगर एक कॉल सेलर ये अधिकार बेच रहा है तो कितने रुपए का ओपी वो चार्ज करेगा। सो कॉल सेलर बोलेगा देखो मेरे को यहां पर 20 रुपए का नुकसान है, जिस चीज की कीमत 120 रुपए है मैं अधिकार 100 रुपए में दे रहा हूं, तो मैं कम से कम 20 रुपए का तो ओपी चार्ज करूंगा ही करूंगा, ठीक है। ये कौन बोलेगा, ये कॉल सेलर बोलेगा। अच्छा, कॉल बायर के बारे में बात करते हैं। कॉल बायर ज्यादा से ज्यादा कितना ओपी देगा, कॉल बायर कितना ओपी देगा ज्यादा से ज्यादा, कि भाई इससे ज्यादा मैं ओपी नहीं दूंगा। कॉल बायर भी 20 रुपए से ज्यादा ओपी नहीं देगा, क्योंकि 20 रुपए का उसको फायदा है, 20 रुपए से ज्यादा ओपी नहीं देगा। तो फेयर ओपी जो दोनों के लिए फेयर है, जो बायर के लिए भी फेयर है और सेलर के लिए भी फेयर है, फेयर ओपी क्या होगा यहां पर, फेयर ओपी यहां पर होगा 20 रुपीज। फेयर ओपी क्या होगा, 20 रुपीज यहां पर फेयर ओपी होगा।
अगर इसका एक और केस हम लेते हैं, मान लीजिए सीएमपी आपका यहां पर है, मान लीजिए 60 रुपए, सीएमपी 60 रुपए है और ईपी है 100 रुपए, फाइन। अब बताइए आप इसका कितना रुपए ओपी का देना चाहेंगे। तो अब आप क्या, ये पहले बात है, आप अधिकार खरीदेंगे? जिस चीज की कीमत मार्केट में 60 रुपए चल रही है, आप 100 रुपए में भला अधिकार क्यों खरीदोगे और आप इसका कुछ पेमेंट करना ही क्यों चाहोगे? तो इस केस में जो आपका ओपी आप देना चाहोगे वो जीरो होगा, क्योंकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वर्थलेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कोई ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहेगा जिसकी चीज की कीमत मार्केट में ऑन एक्सपायरी 60 बिक रही है, ऑन एक्सपायरी में 100 रुपए क्यों देना चाहूंगा, फाइन। सो क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया? ये कॉन्सेप्ट सिंपल ये निकल कर आया, सीएमपी माइनस ईपी। सो हम क्या निकाल रहे हैं? हम फेयर ओपी निकाल रहे हैं। फेयर ओपी क्या होता है? सीएमपी माइनस ईपी कॉल के लिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव, यहां पे सीएमपी माइनस ईपी क्या हो जाएगा? -40। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है तो फिर हम जीरो लिखेंगे। हम नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ओपी कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अधिकार भी बेच रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओपी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। तो आंसर होगा सीएमपी माइनस ईपी, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो आंसर हो जाएगा जीरो। सो अब आप काम करेंगे, यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? फेयर ओपी एज ऑन एक्सपायरी फॉर कॉल। सो उसका इक्वेशन आपके सामने है, इक्वेशन है सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी कॉमा जीरो। अगर नेगेटिव होगा तो जीरो लिख देंगे, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी कॉमा जीरो, ठीक है। आपको दोनों एग्जाम्पल में आप फिट करके देख लीजिए, 20 आंसर आएगा पहले वाले में और दूसरे वाले में जीरो आंसर आएगा। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी कॉमा जीरो, और ओपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आएगा तो आप जीरो लिख के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। सेम, अब ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। पुट का क्या होगा? पुट का क्या होगा? ईपी माइनस सीएमपी। आप नेट प्रॉफिट इक्वेशन याद कीजिए, ईपी माइनस सीएमपी कॉमा जीरो, ईपी माइनस सीएमपी कॉमा जीरो, फाइन। फेयर ओपी ऑफ पुट एज ऑन एक्सपायरी, ईपी माइनस सीएमपी कॉमा जीरो, फाइन सर। तो ये हो गया ऑन एक्सपायरी। अगर बिफोर एक्सपायरी होता, यही अगर बिफोर एक्सपायरी होता, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने वाले हैं, तब तो आपको यहां पर टाइम वैल्यू एलिमेंट भी लेना पड़ता, क्योंकि आप आज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे और एक्सपायरी अभी बाद में होने वाला है। यहां पर क्या था? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी तभी इंटर कर रहे हैं और एक्सपायरी भी तभी हो रहा है, फाइन। तो यहां पर कहीं पे भी आप देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कहीं पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट या कहीं पे भी हमने कोई टाइम वैल्यू यूज नहीं किया। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट आज इंटर करेंगे और एक्सपायरी बाद में होने वाला है, तो उस केस में आप देखिए, अभी अभी आपने क्या करा? ओपी ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी क्या कहा? सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी माइनस ईपी एज ऑन एक्सपायरी। लेकिन अब आपको क्या चाहिए? ओपी एज ऑन टुडे, मतलब बिफोर एक्सपायरी, ओपी एज ऑन टुडे। सो टुडे आएगा तो सीएमपी का क्या हो जाएगा? सीएमपी अब हमें टुडे का लेना है, और अब ईपी क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब टुडे। सो यहां पर हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू को अपनाना पड़ेगा। अब हमें टुडे का प्राइस लेना है, क्योंकि अब एक्सपायरी कुछ समय बाद जाकर है, तो सीएमपी एज ऑन टुडे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी। तो यहां पर इक्वेशन बनता है सीएमपी एज ऑन टुडे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी, जहां पर एक्सपायरी में सिर्फ ये ईपी था, एक्सपायरी में सिर्फ ये ईपी था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी। इन सब का डेरिवेशन हमने क्लास में प्रॉपर्ली आपको समझा दिया है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी क्या होता है? अगर हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मान के चले तो ईपी इंटू ई टू द पावर माइनस आरटी, ओपी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। तो सर ये ओपी हम कब निकालेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इसका यह मतलब है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी करना है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो इसका यह मतलब है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी नहीं करना है। कर भी कैसे सकोगे जब रेट ही नहीं होगा तो, फाइन। सो आपका ऑन एक्सपायरी का ओपी बताइए तो क्या होगा? ऑन एक्सपायरी ओपी सीएमपी माइनस ईपी, बिफोर एक्सपायरी सीएमपी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईपी, और अगर नेगेटिव आता है तो हम जीरो लिख देंगे, ठीक है सर। और इसी तरह से पुट का भी आ जाएगा, ईपी माइनस सीएमपी। ईपी को हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। इसी तरह से ईपी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, ईपी माइनस सीएमपी पुट के लिए, फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए सर। सो अब आपको हम इस चैप्टर में, अब अभी से हम सिर्फ कॉल की ओपी निकालने का अलग अलग तरीका बताने वाले हैं, ठीक है।
सो एक अप्रोच होता है रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, एक अप्रोच होता है रिस्क न्यूट्रल अप्रोच जिससे आप फेयर ओपी निकाल सकते हैं। फेयर ओपी निकालने का तरीका रिस्क न्यूट्रल अप्रोच से फॉर कॉल, ठीक है, फाइन सर। तो ऐसा करते हैं, हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर ही देंगे, और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार मैं उसको पूरा आपको समझा दूंगा। आपको मैं कॉल की ओपी निकालने दे रहा हूं, आपको मैं कॉल की ओपी निकालने दे रहा हूं, ठीक है, फाइन सर। आइए मुझे आप कॉल की ओपी यहां पर निकाल के दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें कॉल की ओपी निकालनी है। क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूं, रिलायंस शेयर्स आर करेंटली सेलिंग एट 100, द प्राइस इन द नेक्स्ट 6 मंथ में जंप टू 115 और फॉल टू 90, या तो 115 हो सकता है तो 90 हो सकता है। तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ प्रीमियम ऑफ 6 मंथ कॉल ऑप्शन, आपको प्रीमियम की वैल्यू बतानी है, 6 महीने का कॉल ऑप्शन है और एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए है, और डिस्काउंट रेट आपका 10% है। आपको रिस्क न्यूट्रल अप्रोच अपनाना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कॉल की ओपी निकालना है, कॉल की ओपी। आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, फिर आंसर को आप टैली कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट्स, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे अपने आप हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के भरोसे। फाइन सर। आई होप आपने इसका आंसर निकाला होगा। अब आप क्रॉस चेक करिएगा। तो सबसे पहले तो आपका यहां पर सीएमपी एज एन एक्सपायरी या तो 115 हो सकता है या तो 90 हो सकता है, ठीक है। ईपी आपको कितना दिया हुआ था, 100 रुपए दिया हुआ था। तो फेयर ओपी एज ऑन एक्सपायरी क्या होगा, फेयर ओपी एज ऑन एक्सपायरी हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझा था, सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी। कॉल का ओपी क्या होता है, सीएमपी माइनस ईपी, ऑन एक्सपायरी की बात हो रही है, और 90 माइनस तो कभी हो नहीं सकता, तो 0। अच्छा, यहां पर 2 ओपी एक टाइम पे तो नहीं हो सकता, तो जरूर प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी 0.6 0.4 कहां से आया बाद में बता देंगे, आप मान के चलिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा। तो 15 रुपए होने का 0.6 चांसेस है, तो एक्सपेक्टेड क्या हो गया 9, 0 होने का 0.4 चांसेस है, तो 0 इंटू करके देखेंगे, फाइन। सो आपका ये 9 रुपए आया ऑन एक्सपायरी का ओपी, 9 रुपए ऑन एक्सपायरी ओपी। आपने अंदाजा लगाया कि 9 रुपए ऑन एक्सपायरी ओपी होगा। आपको ओपी क्या निकालना है, एज ऑन टुडे, आपको ओपी क्या निकालना है, एज ऑन टुडे। सो इस 9 रुपए को आप डिस्काउंट करिए, 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हुए 10% पर एनम दिया हुआ था, तो डिवाइड बाय 12 1 मंथ हो गया, तो 6 महीने का आप लेते हुए आप इसको डिस्काउंट कीजिए, तो आपका आज के दिन ओपी आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, ऑन एक्सपायरी ओपी निकाल लीजिए और डिस्काउंट कर आज का ओपी निकाल लीजिए। प्लीज एक बार सॉल्यूशन को देखेंगे और हम अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन पे आएंगे। फाइन सर, होपफुली आपका भी आंसर यही आया होगा। आप ऑन एक्सपायरी ओपी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, एक्सपेक्टेड ओपी एज ऑन एक्सपायरी निकाल लीजिए, और डिस्काउंट कर ओपी एज ऑन टुडे निकाल लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है जरा देख लीजिए। सो अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 100, मतलब सीएमपी 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टेड फॉर पीरियड 5% होगा, साल का 10% है तो 6 महीने का 5%, माइनस लो प्राइस 90 अपॉन लो हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। तो आप देखिए इसको कर कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। तो यह फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हालांकि इसका डेरिवेशन भी हमने क्लास में आपको दिया है। फॉर्मूला क्या है, फिर से रिपीट करता हूं, सीएमपी ब्रैकेट में 1 प्लस आर एडजस्टेड फॉर पीरियड माइनस 90 अपॉन 115 माइनस 90, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, ठीक है, फाइन। और अगर आप सिंपली और एक अल्टरनेटिव यूज करना चाहते तो सिंपल यूज कर सकते हैं 1 प्लस 0.05 0.90, मतलब आपको ये देखना है कि कितना परसेंटेज गिरा है। सो 1 रुपए अगर मैं मान के चलता हूं और 10% गिर रहा है, प्राइस कितना गिर रहा है, 10% गिर रहा है। 100 रुपए से 90 रुपए हुआ, 10% गिरा तो 0.90,
और 1 रुपए कितना परसेंट बढ़ा, 15% बढ़ा। सो 1.15 माइनस 0.90 इक्वल्स टू 0.60। सो आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। आइए इसका इक्वेशन फॉर्म देखें एक बार। इक्वेशन फॉर्म आपके सामने है, CMP ब्रैकेट में 1 प्लस R माइनस S2, S2 मतलब लो प्राइस अपॉन S1 माइनस S2 हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। इसका एक और इक्वेशन है 1 प्लस R माइनस D, D मतलब परसेंटेज डाउन कितना हो गया, U मतलब अप माइनस D, तो वहां पर कितना था, यह 0.9 था और 1.15 था। कैसे, 100 रुपए की चीज 115 हो गई, कितना परसेंट अप, 15%। 100 रुपए की चीज 90 रुपए हो गई, कितना परसेंट डाउन, 10%। सो आप 1 माइनस क्या करेंगे, 10% करेंगे तो 0.90 आएगा और 1 प्लस 15% करेंगे तो 1.15 आएगा। ठीक है, सीसी के केस में हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल सा बात है, CMP इंटू ई टू द पावर RT हो जाएगा और e टू द पावर RT हो जाएगा 1 प्लस R, और e टू द पावर RT का कॉन्सेप्ट हमने आपको फ्यूचर चैप्टर में आपको समझा दिया है, माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आपका आंसर होगा। अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वाला यूज करेंगे और नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो नॉर्मल कंपाउंडिंग वाला यूज करेंगे। आप देख लीजिए ये आपका प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई राइज है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बढ़त की है। जैसे 100 रुपए से 115 रुपए हुआ तो 0.6 आंसर आएगा, तो दूसरे वाला का आंसर अपने आप 0.4 आएगा। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। U और D को आप डिफाइन करना चाहते हैं, S1 मतलब हाई प्राइस, S2 मतलब लो प्राइस, D मतलब 1 माइनस परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस। सो 1 माइनस परसेंटेज डिक्रीज 10% था तो 0.90 हुआ, 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस तो 15% 1.15 हुआ। R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन केस ऑफ CC। अगर CC यूज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टेड फॉर पीरियड इन केस ऑफ NC। सिंपल सा फंडा है। यहां पर R क्या होता है, आपको पहले फ्यूचर चैप्टर में समझाया गया था, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और टाइम पीरियड इज एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स। और यहां पर R क्या है, यहां पर हमने पहले से ही 5% ले लिया, पहले से रेट को हमने एडजस्ट कर दिया, 10% साल का था तो हमने 5% ले लिया 6 महीने का। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आपका ये सवाल हो गया है। फाइन सर, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, अब यही रिस्क न्यूट्रल अप्रोच फॉर पुट आपको करना है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन आप पुट के लिए कीजिए, यही क्वेश्चन आप पुट के लिए कीजिए और मुझे आंसर बताइए। यही क्वेश्चन पुट के लिए करके मुझे इसका आंसर बताइए। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं। फाइन, होप आपने इसका आंसर निकाल लिया है। आइए इसका आंसर देखते हैं अब। सो CMP एज ऑन एक्सपायरी क्या था और EP क्या था आपका, तो OP पुट का क्या होता है, EP माइनस CMP, EP माइनस CMP, तो यहां तो 0 हो गया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। EP माइनस CMP यहां पर हो गया 10 और प्रोबेबिलिटी वही रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। सो यहां पर आपका ऑन एक्सपायरी OP आ गया 4, लेकिन आपको एज ऑन टुडे चाहिए तो आपने 5% से डिस्काउंट किया, साल का 10%, 6 महीने का 5%। सो आपका OP एज ऑन टुडे आया 3.81, OP एज ऑन टुडे आया 3.81। फाइन, चले आगे। चलिए सर, होपफुली आपका बिल्कुल सही आया होगा। एक्सपेक्टेड गेन अप्रोच, सो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहां पर आपका जो प्रोबेबिलिटी और आपकी जो यहां पर CMP होगी वो 2 से ज्यादा होगी, मतलब यहां पर मोर देन 2 प्राइजेस होगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था या तो 100 रुपए 115 रुपए हो गया या तो 100 रुपए 90 रुपए हो गया, लेकिन यहां पर प्राइस ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे और प्रोबेबिलिटी भी सबका दिया हुआ होगा। आइए एक क्वेश्चन आपके साथ ट्राई करते हैं, देखते हैं आप उसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप फटाफट इसे करने की कोशिश करें। आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आपको सबसे पहले आपसे पूछा है मार्केट प्राइसेस ऑफ ए लिमिटेड दिया हुआ है, 6 महीने बाद का मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज रेट है 200, एक्सपायरी 6 मंथ फ्रॉम नाउ। आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, सारी मार्केट प्राइस दी हुई है,
आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है। तो पहला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फटाफट कैलकुलेटर में ही आप निकाल सकते हैं। और दूसरा है आपको ऑप्शन प्रीमियम निकालना है, एक्सपायरी का ही आपको ऑप्शन प्रीमियम निकालना है। तो फटाफट आप दोनों पॉइंट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए। 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा का आंसर नहीं है, और फटाफट फिर आंसर आप टैली करेंगे जब मैं बताऊंगा। फाइन, होपफुली आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, सो 170 रुपए का क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.05। सेम क्वेश्चन हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी सॉल्व किया होगा। 190 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.20। 200 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.40। 220 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.20। 240 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.15। सो आपका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 6 मंथ हो गया 206.50। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर 6 मंथ हो गया 206.50। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा आसान था और वो आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा। फाइन सर, 206.50। अब आपको प्रीमियम भी निकालना है, तो प्रीमियम का वही फंडा रहेगा जो आपको पहले बताया था, बस वहां 2 प्राइस था, यहां पे 2 से ज्यादा है। सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी और ईपी दिया हुआ है। ओपी ऑफ कॉल क्या होता है? मेरे साथ 5 बार रिपीट कीजिए, सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी। तो ये 0 हो जाएगा, 0 नेगेटिव नहीं हो सकता, ओपी 0, 20 और 40 हो जाएगा। सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आपका एक्सपेक्टेड प्राइस आ गया 10 रुपीज, और डिस्काउंट करना नहीं है क्योंकि रेट ही नहीं दिया हुआ है और एज ऑन एक्सपायरी ही आपको निकालने बोला गया है। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत ही ज्यादा इजी था और आपने आराम से इसको कर लिया होगा। सेम पहले जैसा ही था, लेकिन बस यहां पे 2 से ज्यादा प्राइसेस थे। फाइन सर, आगे बढ़िए सर। अब सेम चीज हम लोग पुट के लिए भी कर सकते हैं, आइए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूं पुट के लिए। आप कोशिश करिए पुट का करने का, वीडियो पॉज कीजिए, पुट का कैलकुलेट कीजिए और फिर आंसर टैली कर लीजिएगा। Equity shares of PQR Limited is presently quoted at 320. The market price of the share after 6 months has the following probability distribution. Market price दिया हुआ है, probability दिया हुआ है। अब put option with a strike price of 300 can be written. You are required to find out expected value premium of option. आपको option का प्रीमियम बताना है। put option है, exercise price दिया हुआ है, फटाफट निकालिए। OP of put निकालिए। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, फिर आप ऑन कीजिए। फाइन सर, मेरा मानना है कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। आइए क्रॉस चेक करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सीएमपी पहले लिख दीजिए जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ईपी बता दीजिए। पुट याद कीजिए, पुट रिटेन करिए, पुट बताइए। पुट का ओपी क्या होता है? ऑन एक्सपायरी ईपी माइनस सीएमपी, ईपी माइनस सीएमपी, ईपी माइनस सीएमपी। सो ये आपका बिल्कुल सही है, ईपी माइनस सीएमपी, ईपी माइनस सीएमपी, ईपी माइनस सीएमपी, और ये 0 होगा। प्रोबेबिलिटी सबका दिया हुआ है, आप सबको इनटू करते हुए फाइनल आंसर निकाल लीजिए। ये 30 होगा। एक्सपेक्टेड ओपी एज ऑन एक्सपायरी ऑफ पुट, पुट का ओपी होगा ऑन एक्सपायरी 30, पुट का ओपी होगा एज ऑन एक्सपायरी 30। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन रूल, व्हेन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइसेस आर गिवन फॉर 2 पीरियड्स, 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल फॉर कॉल। मतलब अब क्या होगा? सेम चीज होगा, लेकिन अब 2 पीरियड में प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। आप इस डायग्राम से इस चीज को समझ सकते हैं जो चीज मैं कहना चाहता हूं। मतलब यहां पे 2 पीरियड का राइज एंड फॉल दे रहा है। मतलब 600 से 660 हुआ, 660 से 693 हुआ, 600 से 660 हुआ, फिर 627 हुआ, 600 से 540 हुआ और 567 हुआ, 600 से 540 हुआ और 513 हुआ। तो आपका ऑन एक्सपायरी 4 प्राइस दिया हुआ है। ऑन एक्सपायरी कितना दिया हुआ है? 4 प्राइस दिया हुआ है, लेकिन 2 स्टेप्स में दिया हुआ है। मतलब 2 स्टेप्स में ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइन सर। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस यहां ध्यान रखेंगे 693 में 2 बार प्रोबेबिलिटी लगेगा, एक बार यहां से यहां, एक बार यहां से यहां। 693 में 2 बार प्रोबेबिलिटी लगेगा, इन सारे प्राइजेस में 2 बार प्रोबेबिलिटी लगेगा। ठीक है, फाइन सर। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन को छोड़ते हुए फॉर्मेट वही रहेगा, सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी रहेगा, ईपी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, फेयर ओपी का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ओपी ऑफ कॉल होता है सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी। लेकिन यहां पर हर एक प्राइसेस में 2 बार प्रोबेबिलिटी लग रहा है,
2 बार प्रोबेबिलिटी लग रहा है, इसको मैं आपको अलग से समझा दूंगा। याद रखिएगा, चाहे 2 बार प्रोबेबिलिटी लगे, सम ऑफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर सेम वही सारी चीजें करनी है। आपका ऑन एक्सपायरी ओपी आ गया, लेकिन आपको एज ऑन टुडे निकालना है, तो आपने डिस्काउंट कर दिया 6 महीने से 8% माइनस, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू करके आपका आया 49.293, 49.293। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू करना आता है। यहां पर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग यूज करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हमने सीसी यूज किया। 8% पर एनम है, 6 महीने का है, तो 6/12 और माइनस रिप्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन था पहले की तरह, बस अब यहां प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन आपको देखनी है। तो यहां देख लीजिए प्रोबेबिलिटी, एक तो यहां से यहां की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी, कैसे होगी? वैसे ही जैसे पहले होती थी, और एक यहां से यहां की प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे होगी? वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी। ठीक है, फाइन सर, एक बार प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। मान लीजिए पहले 6 महीने का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन वही है, देखिए CMP इंटू ई टू द पावर RT माइनस S2 अपॉन S1 माइनस S2। तो पहला 3 महीने का आपका आ गया 0.601, तो 1 माइनस 0.601 आ जाएगा डाउनवर्ड का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 मंथ करेंगे तो CMP को क्या लेंगे? 660, मतलब आप कहां खड़े हैं? अब आप यहां खड़े हैं, अब आप 660 में खड़े हैं। 660 में खड़े होके आपको क्या क्या नजर आ रहा है? 660 ई टू द पावर RT माइनस S2 अपॉन S1 माइनस S2, तो ये आपका आया 0.702, इस तरह से 0.298। फिर आपका नेक्स्ट 3 मंथ में एक और प्राइस है 540, नेक्स्ट 3 मंथ में एक और प्राइस है 540, अगेन उसका भी आया 0.701, 0.298। नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज सेम है तो प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में आराम से आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने रेड कलर में प्रोबेबिलिटी इंडिकेट किया है, जो रेड कलर है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी इंडिकेट किया है, आप देख सकते हैं। फाइन, सो आप देख सकते हैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी है यहां से यहां की, और यहां से यहां की प्रोबेबिलिटी है, और यहां से यहां की प्रोबेबिलिटी 0.701 है, तो 1 माइनस 0.701 ये आ जाएगी, और यहां से यहां की भी यही होगी 0.702, 0.298, क्योंकि जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो सेम है, इसलिए आपकी सेम रहेगी। बाकी आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं चेन रूल, इसको हम बोलते हैं 2 स्टेप्स बाइनोमियल मॉडल। फाइन, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और यही अगर हम ओपी के लिए करें, ओपी ऑफ पुट के लिए करें, यही चीज तो सेम चीज हो जाएगा, बस यहां पर CMP एज एन एक्सपायरी सेम रहेगा, EP सेम रहेगा, लेकिन पुट की ओपी क्या होती है? EP माइनस CMP। 4 बार बोलिए, EP माइनस CMP, EP माइनस CMP, EP माइनस CMP, तो ये 0 0 और ये, और प्रोबेबिलिटी वही पहले वाला ही होगा। और आप देख सकते हैं एक्सपायरी का आया 14.80 और उसको आपने प्रेजेंट वैल्यू कर आपने 14.20 कर दिया। ठीक है, तो कॉल का एक बार समझ लीजिए, पुट का अपने आप आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। ऑप्शन स्ट्रेटजी। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? कॉल का अलग से कर रहे थे, पुट का अलग से कर रहे थे, कॉल का अलग इक्वेशन बन रहा था, पुट का अलग इक्वेशन बन रहा था। लेकिन ऑप्शन स्ट्रेटजी में क्या होता है? कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसमें हम कॉल और पुट को मिक्स कर कर काम करते हैं, मतलब एक ही इन्वेस्टर कॉल भी ले रहा है और पुट भी ले रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे हमारा रिटर्न मैक्सिमम होने का चांसेस रहता है और लॉस मिनिमम होने का चांसेस रहता है। आइए क्वेश्चन आपके साथ ही सॉल्व करते हैं और आप ही बताइएगा, बहुत इजी होता है स्ट्रेटजी के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप करें और आप खुद ही बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। सो ये स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे सॉल्व करें। मैं इसे एक बार रीड करवा दे रहा हूं और फिर उसके अलावा वीडियो पॉज करते हुए सॉल्व करिए। मुश्किल से 1 मिनट का सवाल है, तुरंत सॉल्व करेंगे। The market received rumor about ABC Corporation tie-up with a multinational company. This has induced the market price to move up. If the rumor is false, the ABC Corporation stock price will probably fall dramatically. To protect from this, an investor has bought the call and put option. He purchased one. यहाँ से क्वेश्चन सही में मायने में शुरू हो रहा है। He purchased one 3-month call with a strike price of 42
for ₹2 premium and paid ₹1 per share premium for a 3-month put with a strike price of 40. So उसने कॉल भी परचेस किया है, उसने पुट भी परचेस किया है, मतलब वो कॉल बायर भी बना है और पुट बायर भी बना है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इन्वेस्टर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अगर प्राइस ऑन एक्सपायरी 43 हो जाती है। सेकंड में आपको बताना है इन्वेस्टर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अगर प्राइस एज ऑन एक्सपायरी 36 हो जाती है। ठीक है, फाइन सर। तो वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए, एकदम फटाफट। आप कॉल का पहले प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, फिर पुट का निकाल लीजिए, फिर आप ओवरऑल कर लीजिएगा। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, प्रोवाइडेड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। आई होप आपने आंसर निकाल दिया। आइए एक बार क्रॉस चेक कर ले। तो यहां पर इन्वेस्टर ने पोजीशन क्या लिया है? इन्वेस्टर कॉल बायर बना है, इन्वेस्टर पुट बायर बना है। ईपी 42 में, ईपी 40 में, ओपी ₹2 दिया, ओपी ₹1 दिया। 3 महीने का यहां पर एक्सपायरी है। तो अगर 43 होता है तो मेरा प्रॉफिट लॉस क्या होगा? सबसे पहले कॉल का सोचिए। कॉल वाला एक्सरसाइज करेगा? हाँ करेगा। कॉल वाला एक्सरसाइज करेगा। कॉल कब एक्सरसाइज करता है? जब भी सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी ज्यादा होता है ईपी से। तो 43 - 42 - 2, तो यहां पर मुझे ₹1 का नुकसान हुआ। पुट वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा तो यहां पर लॉस मुझे ₹1 का हुआ। तो ओवरऑल लॉस मेरा ₹200 का हुआ। अगर ₹100 का शेयर है पर लॉट तो यहां पर मुझे ₹200 का नुकसान हुआ। ठीक है, अगर शेयर प्राइस 36 होता है तो 36 होता है तो कॉल एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, लॉस बुक कर लेगा ₹2 का। ओपी तो गया। पुट जरूर एक्सरसाइज करेगा। पुट का क्या होता है? ईपी माइनस सीएमपी माइनस ओपी, तो ₹3 पुट में फायदा होगा। ओवरऑल फायदा मेरा यहां पर ₹100 का होगा। एक लॉट में 100 शेयर है। 3 - 2 ₹1 इंटू 100 इक्वल्स टू ₹100। सो सिंपल था कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आप कॉल का अलग से देख लीजिए, पुट का अलग से देख लीजिए, फिर ओवरऑल कर लीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए पहले, कहीं पे भी कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। फाइन सर। इसी तरह से अलग अलग स्ट्रेटेजी के अलग अलग नाम भी होते हैं कि स्ट्रेडल करके स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी क्या करता है? स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी 2 प्रकार का होता है। इसको हम लॉन्ग स्ट्रेडल भी कर सकते हैं, इसमें हम शॉर्ट स्ट्रेडल भी कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल भी किया जा सकता है, शॉर्ट स्ट्रेडल भी किया जा सकता है। लॉन्ग स्ट्रेडल मतलब क्या होता है? बाई कॉल बाई पुट। लॉन्ग स्ट्रेडल मतलब होता है एक इन्वेस्टर कॉल भी बाई कर रहा है, एक इन्वेस्टर पुट भी बाई कर रहा है। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब क्या होता है? सेल कॉल सेल पुट। एक इन्वेस्टर कॉल भी सेल कर रहा है, एक इन्वेस्टर पुट भी सेल कर रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा लॉन्ग स्ट्रेडल एज्यूम करना चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा लॉन्ग स्ट्रेडल एज्यूम करना चाहिए। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा पोजीशन कब लेना चाहेंगे? जब आप श्योर नहीं है, जब आपको पता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप श्योर नहीं है मार्केट किस मूवमेंट की तौर पर आगे बढ़ेगा, तो हमें स्ट्रेडल पोजीशन लेना चाहिए। ठीक है, फाइन सर। तो अगर मैं पूछूं स्ट्रेडल कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या करता है? बाई कॉल और बाई पुट। शॉर्ट स्ट्रेडल क्या कहता है? सेल कॉल सेल पुट। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे इस केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है, फाइन फाइन सर। बाइनोमियल मॉडल। सो बाइनोमियल मॉडल हमने पढ़ा अभी जो हमने रिस्क न्यूट्रल अप्रोच किया, जिसमें हमने बोला प्राइस ₹100 से ₹115 भी हो सकता है, प्राइस ₹100 से ₹90 भी हो सकता है, बहुत सारी प्राइजेस थी, प्रोबेबिलिटी था, वो सारा कुछ रिस्क न्यूट्रल अप्रोच में चला जाता है। लेकिन इससे भी एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं हेज टेक्निक। हेज टेक्निक एक मॉडल है जिससे हम वही आंसर निकाल सकते हैं जो आंसर हमने पहले निकाला था। ठीक है, एक हेज टेक्निक एक मेथड है जिससे हम वही आंसर निकाल सकते हैं जिससे हम जो हमने पहले निकाला था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कीजिए, फिर मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। क्वेश्चन 21A। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद मैं इस पूरे हैश टेक्निक को समझाता हूं। 21A आपके सामने है। आप इसे सबसे पहले नॉर्मल तरीके से कीजिए जैसे मैंने आपको समझाया था, जो कि है रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। मैंने आपको रिस्क न्यूट्रल अप्रोच से ये समझा चुका हूं। आप फटाफट 2 मिनट में ये सवाल को करके दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए एंड देन फिर मेरा आंसर देखिएगा। फाइन सर। तो आई होप आपने आंसर निकाल दिया है। आइए एक बार देखते हैं। सिंपल, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप देखिए
कि दो प्राइजेस हो सकते हैं 150 या 70, 95 ईपी है। ओपी का क्या होता है सीएमपी माइनस ईपी, सीएमपी माइनस ईपी, तो ये आपका हो गया सीएमपी माइनस ईपी। प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, तो एक्सपेक्टेड ओपी एज ऑन एक्सपायरी हो गया, इसको डिस्काउंट कर देंगे 3 महीना से, तो ओपी एज ऑन टुडे हो गया। ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला है, सीएमपी इंटू 1 प्लस आर माइनस S1 अपॉन S1 माइनस S2, तो आपको सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस राइज निकल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस फॉल यहाँ पर आएगा 5.5875। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया नॉर्मल तरीका जो ऑलरेडी हमने आपको करवा दिया है। अब मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर, अब मैंने आपको ये कहा कि बाइनोमियल मॉडल 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो आपने अभी समझ लिया और दूसरी बार वही क्वेश्चन कर लिया, उसी तरीके से कर लिया। अब हम उसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करेंगे, जिसको हम हैश टेक्निक बोलते हैं। सो हैश टेक्निक क्या होता है, हैश टेक्निक में आपका फेयर ओपी का इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, डेल्टा इंटू सीएमपी माइनस बोरोइंग, इसको माइंड में फिट कर लीजिए, डेल्टा इंटू सीएमपी माइनस बोरोइंग। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा और बोरोइंग को अगर मैं आपको बता दूं, इसका भी फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला भी बता दूं, तो फेयर ओपी एज ऑन ऑफ कॉल एज ऑन टुडे आपका निकल जाएगा। अब हमें डेल्टा का क्या इक्वेशन है और बोरोइंग का क्या इक्वेशन है, जरा ये देखना है। डेल्टा, सो डेल्टा किस तरह से कैलकुलेट होता है, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। डेल्टा किस तरह से कैलकुलेट होता है, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। इन सब का डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में दिया है। तो S1 माइनस S2 तो पता ही है, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। ये C1 माइनस C2 क्या होता है मैं आपको बता दूं ताकि आपके माइंड में रहे। C1 माइनस C2 आपका होता है ये, इसको हम बोलते हैं C1, इसको हमने C1 बोला और इसको हमने C2 बोला, मतलब फेयर ओपी ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी एट हाई प्राइस, फेयर ओपी ऑफ कॉल ऑन एक्सपायरी एट लो प्राइस। ये हमने C1 और C2 इसका नाम दिया। ठीक है, तो डेल्टा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। चलिए डेल्टा निकल गया। अब आपका क्या है बोरोइंग, बोरोइंग का क्या इक्वेशन होता है, डेल्टा इंटू S1 माइनस C1, डेल्टा इंटू S1 माइनस C1, या फिर आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं डेल्टा इंटू S2 माइनस C2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो ये आपका आ जाएगा बोरोइंग का इक्वेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डेल्टा इंटू S1 माइनस C1, S1 कैलकुलेट करना दिया रहेगा क्वेश्चन में, C1 कैलकुलेट करना आता है, डेल्टा अभी अभी आपने कैलकुलेट करना सीखा, और R क्वेश्चन में दिया रहेगा डेल्टा इंटू S1 माइनस C1 अपॉन 1 प्लस आर। तो अब आपको सब कुछ आ गया। आइए अब उसी क्वेश्चन को लेके चलते, उसी क्वेश्चन को आप हेज रेशियो टेक्निक से करिए। आपको सेम क्वेश्चन अब आप खुद करिए, मैं आपको कुछ मिनट्स का वक्त दे रहा हूं। अब आप इसी क्वेश्चन को हेज रेशियो टेक्निक से करिए, वीडियो पॉज करिए, खुद करिए और फिर आंसर मिलाइए। फाइन, मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही किया होगा। आइए क्रॉस चेक कर ले, आपने क्या किया, डेल्टा इंटू सीएमपी माइनस बी, सीएमपी आपका 100 है, डेल्टा और अब बोरोइंग को हमें कैलकुलेट करना, डेल्टा क्या होता है C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2, C1 माइनस C2 आपको कैलकुलेटेड था, S1 माइनस S2 आपको दिया हुआ था, तो ये आपका आ गया डेल्टा, तो ये आपका आ गया 0.6875। अब बोरोइंग का क्या बोला था मैंने, डेल्टा इंटू S1 माइनस C1 अपॉन 1 प्लस आर, आर आपका एडजस्टेड फॉर पीरियड है, फाइन, और डेल्टा और S1 आपको दिया हुआ था और C1 आपको पता था, तो ये आपका आ गया 46.7233, 46.7233 यहाँ पुट किया, तो आपका आ गया 22.027। तो सेम आंसर आ रहा, आप टैली कर लीजिएगा, पहले जो हमने आंसर निकाला था और ये जो आंसर है बिल्कुल सेम है। फाइन, तो ये भी एक तरीका है। एग्जाम में कौन सा तरीका पूछ ले पता नहीं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कोई भी तरीका एग्जाम में यूज करके आ सकते हैं। ये भी बाइनोमियल मॉडल इसको भी कहते हैं, और पहले वाले तरीके को भी बाइनोमियल मॉडल कहा जाता था। इसको हम हैश टेक्निक कहते हैं, उसको हम रिस्क न्यूट्रल अप्रोच कहते हैं। फाइन सर, तो अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये एक्चुअल में एक पूरा तरीका बना कैसे है। तो आपके माइंड में आया होगा कि ये हैश टेक्निक में क्या होता है। तो इस हैश टेक्निक में यह होता है
कि अंडर दिस टेक्निक ये हमें परफेक्टली हेज सिचुएशन में पहुंचाता है। मतलब इस तरह से अगर हम काम करेंगे जो कि हमने डेल्टा और बोरिंग कहा है, तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस जीरो कर देगा। ठीक है, इतना ही आप समझिए। इसके आगे हमने क्लास में आपको पूरा डिराइव करके दिया है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये हेज टेक्निक हमें परफेक्टली हेज सिचुएशन तक पहुंचाता है जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जीरो हो जाएगा। मतलब हम एक फेयर पोजीशन में आ जाएंगे, हमें लॉस होने का डर नहीं रहेगा। हेज मतलब क्या होता है, आप लॉस से डर रहे हैं, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कभी कभी इसी टेक्निक में बोला जाता है कि आप वैल्यू ऑफ होल्डिंग बताइए या कैश फ्लो पोजीशन बताइए एज ऑन एक्सपायरी। सो आपको डायरेक्ट यहां पर इक्वेशन यूज होगा, कैश फ्लो पोजीशन एज ऑन एक्सपायरी आपको बताना है। तो एट S1 या एट S2 दो तरह की प्राइस हो सकती है एक्सपायरी में। एक्सपायरी में या तो S1 हो सकता है या तो ST हो सकता है। सो वैल्यू ऑफ पोजीशन एज ऑन एक्सपायरी क्या होगा, डेल्टा इंटू S1 माइनस C1, और एट S2 क्या होगा, डेल्टा इंटू S2 माइनस C2। अगर आपसे वैल्यू ऑफ होल्डिंग पूछा इस टेक्निक में, वैल्यू ऑफ होल्डिंग क्या होगा एज ऑन एक्सपायरी, तो आप बोलेंगे वैल्यू ऑफ होल्डिंग होगा एट S1 डेल्टा इंटू S1 माइनस C1, और एट S2 डेल्टा इंटू S2 माइनस C2। फाइन, ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ होल्डिंग एज ऑन एक्सपायरी अंडर दिस टेक्निक। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक और मॉडल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। BSM हम इसे शॉर्ट में कहेंगे, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। इसको हम शॉर्ट में BSM कहा करेंगे, इट इज फॉर कॉल, फॉर कॉल। सो सिंपल सा फंडा है, ओपी ऑफ कॉल। हम क्या निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट में, ओपी ऑफ कॉल। ओपी ऑफ कॉल क्या होता है आप माइंड में बना के बताइए, CMP माइनस EP। CMP माइनस EP क्योंकि एज ऑन टूडे है तो हमने EP इंटू ई टू द पावर माइनस RT कहा। इतना तक तो हमने ऑलरेडी आपको पहले भी बता दिया था, CMP माइनस EP इंटू ई टू द पावर माइनस RT। इस कॉन्सेप्ट में एडिशनल जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, इंटू ND1 और इंटू ND2। यहां पर ND1 और ND2 एडिशनल टर्म्स यूज हो रहे हैं। ND1 और ND2 क्या है, ये एक तरह के प्रोबेबिलिटी हैं, इसकी अलग से कैलकुलेशन होती है, इसके ऊपर पूरा टेबल है, हम धीरे धीरे कर बात को समझेंगे। तो बहुत इक्वेशन वाइज तो बहुत ही सिंपल है। ओपी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे क्या होता है, CMP माइनस EP इंटू ई टू द पावर माइनस RT। ये तो आपको पहले भी बताया गया था, बस आपको ND1 और ND2 यहां पर मल्टीप्लाई करने। अब सारा ध्यान यहां पे होगा, ये ND1 और ND2 कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो ND1 और ND2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप्स आपको D1 और D2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप एक बार D1 और D2 कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ND1 और ND2 आपको टेबल वैल्यू से देखकर आप अपने आप निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको D1 और D2 कैलकुलेट करना होगा। आप एक बार D1 और D2 कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप ND1 और ND2 आप टेबल देखकर निकाल लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये D1 और D2 कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसका भी एक इक्वेशन है, D1 और D2। D1 का ये इक्वेशन आपके सामने नजर आ रहा है और D2 का ये इक्वेशन आपके सामने नजर आ रहा है। मैं इसे रीड करता हूं, ln मतलब होता है नेचुरल लॉग, ln CMP अपॉन EP, CMP अपॉन EP प्लस R पर एनम। यहां पर R क्या होगा, पर एनम होगा। नॉर्मली R हमेशा एडजस्टेड फॉर पीरियड होता था, यहां पर एनम होगा क्योंकि इंटू T हम बाद में कर ही रहे हैं। ठीक है, फाइन सर। R पर एनम प्लस 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट T। ठीक है, एंड D2 क्या होगा, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट T। सो ये आपका D1 हुआ, ये आपका D2 हुआ। D1 हुआ ln CMP अपॉन EP प्लस R पर एनम प्लस 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू T अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट T। और D2 क्या हुआ, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू अंडर रूट T। आप इसको बार बार एक रफ पेज में ब्लैंक पेपर में लिख कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ज्यादा अच्छा आप रिटेन कर पाएंगे। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हुआ और टाइम पीरियड एक्सप्रेस्ड इन ईयर हुआ। अगर मान लीजिए 6 महीना है तो आप क्या लिखेंगे, 0.50 लिखेंगे।
अगर मान लीजिए 3 महीना है तो आप क्या लिखेंगे 0.25 लिखेंगे, अगर मान लीजिए 1 साल है तो 1 लिखेंगे, 2 साल है तो 2 लिखेंगे। फाइन, ये इस तरह के एडजस्टमेंट्स हमने पहले भी करके आपको बता दिए हैं। फाइन, तो यहां भी बात समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेट करने में कि ln क्या होता है इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ln होता है नेचुरल लॉग, ln होता है नेचुरल लॉग, इसकी जो वैल्यू है वो एग्जाम में दी गई होगी। ln होता है नेचुरल लॉग, इसकी वैल्यू एग्जाम में दी गई होगी, आपको अलग से इसको कैलकुलेट करने का या आपको अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है। ln की वैल्यू एग्जाम में दी गई होगी। फाइन सर, तो ln भी आ गया, d1 भी आ गया, d2 भी आ गया। अब जब आपका d1 और d2 आ गया तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, nd1 और nd2। आपको क्या कैलकुलेट करना है, nd1 और nd2। सो nd1 और nd2 कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल्स दिए जाएंगे, आपको टेबल्स दिए जाएंगे nd1 और nd2 कैलकुलेट करने के लिए। अभी तक आपने क्या कैलकुलेट किया था, d1 और d2 कैलकुलेट किया था। अब आप nd1 और nd2 कैलकुलेट करने के लिए टेबल दिया जाएगा, टेबल से आप वैल्यू देखकर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 0.72 और 0.86 है, तो आप ये वैल्यू कहां से निकाला आपने, टेबल होगा, टेबल में आप देख लीजिए 0.72 की वैल्यू क्या है, 0.86 की वैल्यू क्या है, टेबल देख के आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन सर, सो ये भी आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, टेबल की वैल्यू आपको एग्जाम में दी गई होगी। टेबल की इंटरप्रिटेशन के ऊपर आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो सके। ये क्वेश्चन आपको एक बार हाथ से जरूर करके देखना है, ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल का एग्जाम से पहले करना है, बिकॉज ये यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चों को आप रिटेन नहीं कर पाते। इसकी कैलकुलेशन की स्टेप थोड़ी लेंदी है, इसलिए एक बार जरूर हाथ से करके देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बुक में दिए हैं वो सारे एक बार करके देखिएगा, एग्जाम में उससे बाहर आएगा ही नहीं। जो मैंने आपको दिए हैं बुक में उसी में से क्वेश्चन आएगा। फाइन सर, BSM फॉर पुट, पुट के लिए BSM का इक्वेशन क्या होगा, पुट के लिए एक हमारा थ्योरी होता है परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगेन पुट का क्या होता है, EP माइनस CMP, EP इंटू ई टू द पावर माइनस RT माइनस CMP, ये चीज हमने पहले ही कर लिया है, बस यहां पर इंटू क्या करना है ND2 एंड ND1, लेकिन यहां पर 1 माइनस ND2 करके होगा और 1 माइनस ND1 करके होगा, मतलब यहां पर हमें आगे 1 माइनस लगाना है और यहां भी हमें आगे 1 माइनस लगाना है। ND2 और ND1, 1 माइनस ND2 एंड 1 माइनस ND1, बाकी सब कुछ सेम है पहले की तरह। फाइन सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन मतलब क्या होता है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल में कोई रेलेवेंस नहीं होता है, तो आप जब भी ऐसा वर्ड्स आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिकन ऑप्शन मतलब यही होता है कि ये हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑन और बिफोर एक्सपायरी पीरियड, ये हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन हम सिर्फ ऑन एक्सपायरी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमेरिकन ऑप्शन हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन हम सिर्फ ऑन एक्सपायरी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। फाइन सर, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल फॉर कॉल व्हेन डिविडेंड अमाउंट इज गिवन। सो ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन अगर डिविडेंड अमाउंट दिया होगा तो क्या करेंगे, सो इसके ऊपर हमने फ्यूचर्स में ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब भी डिविडेंड अमाउंट देगा हम माइनस करते हैं CMP को डिविडेंड अमाउंट से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड अमाउंट, सो ये से हम कहेंगे एडजस्टेड CMP। तो जहां जहां CMP यूज होता है ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल में, वहां अब हम एडजस्टेड CMP यूज करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, CMP माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम, CMP माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम आपका कहलाएगा एडजस्टेड CMP। फाइन, तो जहां जहां आपने CMP यूज किया है उसकी जगह आपको एडजस्टेड CMP यूज करना है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन मार्केट में प्रैक्टिकली कैसे सेटल किया जाता है, तो प्रैक्टिकली ऑप्शन मार्केट में जो प्रॉफिट एंड लॉस सेटल किया जाता है वो एक्चुअली OP के बेसिस पे किया जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आप बायर हैं तो आप क्या प्रे करेंगे, OP बढ़े क्योंकि आपने एक अधिकार खरीदा है, आप चाहेंगे फ्यूचर में इस अधिकार की कीमत ज्यादा हो ताकि मैं उसे बेच पाऊं। सो जब भी आप बायर हैं, अगर आप बायर हैं और OP बढ़ता है, OP राइज होता है तो आप प्रॉफिट में होते हैं, अगर आप बायर हैं और OP गिरता है तो आप लॉस में होते हैं।
सेम इसी तरह से सेलर के बारे में बोला जा सकता है। अगर आप सेलर हैं और ओपी बढ़ जाता है तो आपको नुकसान होगा, आपने बहुत सस्ते में अधिकार बेच दिया, इसका मतलब ओपी बढ़ जाता है तो आपको नुकसान होगा। और अगर आप सेलर हैं और ओपी गिर जाता है तो आपको फायदा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बायर चाहता है ओपी बढ़े, सेलर चाहता है ओपी गिरे। बायर ओपी बढ़ने से फायदे में रहता है, सेलर ओपी गिरने से फायदे में रहता है। फाइन सर। ओपी एट ईच नोड, कभी कभी आपको एक डायग्राम प्रेजेंटेशन में हर एक नोड में ओपी निकालना होता है। मान लीजिए आपको इसमें भी ओपी निकालना है, इस पॉइंट पे 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 भी ओपी निकालना है और इस पॉइंट पे भी ओपी निकालना है। तो आपको अलग अलग पॉइंट पे ओपी निकालना होता है, तो इसे कहते हैं ओपी एट ईच नोड। जो कॉन्सेप्ट ओपी निकालने का वो वही रहेगा जो पहले बताया गया है, अलग अलग पॉइंट पे आपको ओपी यहां पर निकालना है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ओपी एट ईच नोड इसे हम कहते हैं। इसका डायग्राम प्रेजेंटेशन देख लीजिए, एग्जाम में यह सवाल आया हुआ है, आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन कर कर आपको ओपी निकालना होगा। अलग अलग नोड में आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाकर आप ओपी कैलकुलेट करेंगे। ओपी कैलकुलेट करने का तरीका वही पुराना वाला ही होगा। कंपोनेंट ऑफ ओपी, ओपी में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। फॉर कॉल, सो ओपी दो चीजों से बना होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। ओपी दो चीजों से बना होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम एक बार प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। मान लीजिए आपका सीएमपी है 120 और आपका ईपी है 100 रुपए, ठीक है। और आपका जो ओपी दिया जा रहा है वो है फॉर एग्जाम्पल लेट से 30। आपका जो ओपी है वो 30 है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है, ये कॉल है, ठीक है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस 30 में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना है। इस 30 रुपीज में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना है। तो आप मुझे इसका आंसर देंगे, इस 30 में इंट्रिंसिक वैल्यू है 20, इंट्रिंसिक वैल्यू है 20 सीएमपी माइनस ईपी। फाइन, ये तो हो गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपका हो गया टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो यहां पर ये कॉन्सेप्ट यही बता रहा है कि ओपी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, कॉल का ये एग्जांपल है, सीएमपी मान लीजिए है 80, ईपी मान लीजिए है 100 और ओपी है आपका 5 रुपीज, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना है। सो इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये है आपका 100, ठीक है। इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 0 है, क्योंकि ये कभी ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं होगा। जो चीज मार्केट में 80 में बिक रही है कोई 100 में थोड़ा ना खरीदेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 0 हुआ और जो भी यहां पर आ रहा है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से आ रहा है। फाइन, सो इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है। फाइन सर, सो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओपी समझा और टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑफ ओपी समझा। फाइन, क्या है इसका सीएमपी माइनस ईपी, कॉमा 0 क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम ये 0 हो सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका टीवीएम हो गया, इसको हम ओपी माइनस आईवी करके भी निकाल सकते हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरह से हम पुट का भी कर सकते हैं। पुट का भी आपका हो सकता है। पुट का क्या होगा, ईपी माइनस सीएमपी। पुट का क्या होगा, ईपी माइनस सीएमपी। और ओपी क्या होगा, ओपी माइनस आईवी। और ओपी क्या होता है, ओपी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, आईवी प्लस टीवीएम। आईवी प्लस टीवीएम, ओपी इज इक्वल टू आईवी प्लस टीवीएम, टीवीएम इज इक्वल टू ओपी माइनस आईवी। और आईवी क्या होता है, पुट के लिए ईपी माइनस सीएमपी, कॉल के लिए सीएमपी माइनस ईपी। फाइन सर, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लोज अगर कभी क्वेश्चन निकालने के लिए बोलता है तो वहां पर हमें यह देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही बता दिया गया है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लोज हो जाएगा 0, और अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है तो उस केस में हमें देखना होगा फॉर कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। सो आप बताइए कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होता है तो हम खरीदते हैं, कॉल बायर खरीदता है ईपी में तो माइनस ईपी, कॉल सेलर बेचता है ईपी में प्लस ईपी, पुट बायर बेचता है ईपी में प्लस ईपी, पुट सेलर खरीदता है ईपी में माइनस ईपी। फाइन, तो आंसर तो ईपी ही होगा, बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। तो जब भी एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लोज पूछे तो सबसे पहले आपको देखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो आप 0 लगा दीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है तो आप देखिए ईपी हम ले रहे हैं या ईपी हम दे रहे हैं। हम खरीद रहे हैं तो माइनस ईपी, हम बेच रहे हैं तो प्लस ईपी। फाइन सर। कैलकुलेशन ऑफ इंप्लाइड रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो। जब भी क्वेश्चन में इंप्लाइड रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो निकालने के लिए बोलेगा आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा, और डेल्टा कैसे होता है C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। जब भी क्वेश्चन में इंप्लाइड रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो निकालने के लिए बोलेगा आप यूज करेंगे डेल्टा, और डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। फाइन सर। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कभी कभी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन वही होगा CMP1 प्लस R माइनस S2 अपॉन S1 माइनस S2। S1 मतलब हाई प्राइस, S2 मतलब लो प्राइस, और CMP और 1 प्लस R क्वेश्चन में दिया वही रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंपल सा यहां पर तरीका है। यहां पर थोड़ा ये बस ध्यान रखना है कि जो मेरा S1 है जो हाई प्राइस है और लो प्राइस है, उसमें हम लोगों को रेंटल इनकम भी जोड़ना होगा, उसमें हमें रेंटल इनकम भी जोड़ना होगा। 1 साल बाद का लेट से प्राइस दिया हुआ है हाई और 1 साल बाद का लो प्राइस दिया हुआ है, तो 1 साल तक का मेरे को रेंटल इनकम भी मिलेगा, तो रेंटल इनकम को भी हमें जोड़ना होगा। ये ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसके ऊपर। इस बात को ध्यान रखेंगे कि S1 और S2 निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हमें यहाँ पे रेंटल इनकम ऑफ फर्स्ट ईयर भी जोड़ना होगा। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी की तरह ही है। फाइन सर। PCPT, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। फाइन। सो ये इक्वेशन है जिसमें नॉर्मली हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं, मिसिंग वैल्यूज निकालने के लिए। तो इसमें इक्वेशन में क्या है, e टू द पावर RT। सो इस इक्वेशन में क्या है, EP इंटू e टू द पावर माइनस RT प्लस OP ऑफ कॉल एज ऑन टूडे, OP ऑफ पुट एज ऑन टूडे, CMP एज ऑन टूडे। सो एक तरफ OP ऑफ कॉल एज ऑन टूडे है, ध्यान रखने का तरीका, एक तरफ OP ऑफ पुट एज ऑन टूडे है, ध्यान रखने का तरीका, एक तरफ है EP इंटू e टू द पावर माइनस RT और एक तरफ है CMP एज ऑन टूडे। इसमें इंफॉर्मेशन में कोई एक भी चीज अगर मिसिंग होगा तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन सर। फाइन। सो सिंपल इक्वेशन है, आराम से आपका हो जाएगा। यहां पर बस ध्यान रखिएगा, 2 कंडीशन होता है इसका कि जो कॉल और पुट का जो एक्सपायरी है वो सेम होना चाहिए और कॉल और पुट का EP सेम होना चाहिए। सो इस PCPT के 2 कंडीशन है, एक एक्सपायरी मस्ट बी सेम, एक EP मस्ट बी सेम। बाकी आप बहुत आसानी से ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। फाइन सर। PCPT आर्बिट्रेज। सो PCPT आर्बिट्रेज क्या होता है, सो अभी आपने एक LHS और RHS का पॉइंट समझा PCPT में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, LHS में क्या है वैल्यू ऑफ कॉल, RHS में क्या है वैल्यू ऑफ पुट, LHS में क्या है EP इंटू e टू द पावर माइनस RT और RHS में क्या है फाइन, और RHS में क्या है, RHS में है वैल्यू ऑफ पुट प्लस CMP। सो अगर ये RHS और RHS बराबर नहीं हुआ, अगर ये RHS और LHS बराबर नहीं हुआ तो आर्बिट्रेज हो सकता है। ठीक है, फाइन सर। सो अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो आर्बिट्रेज हो सकता है। इतना तो बात हमें समझ में आ गया। अब आर्बिट्रेज करे कैसे, हाउ टू डू आर्बिट्रेज। सो आर्बिट्रेज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा है, LHS ज्यादा है साइड या RHS की साइड ज्यादा है। अगर LHS की साइड ज्यादा है तो LHS की साइड को हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कॉल की साइड कहते हैं,
और आरएचएस को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पुट की साइड कहते हैं। अगर मान लीजिए कॉल की साइड ज्यादा है तो हम बोलेंगे कॉल इज ओवर वैल्यूड और पुट इज अंडर वैल्यूड। अब ओवर वैल्यूड अगर है, अगर ओपी महंगा है तो हम कॉल सेलर बनना चाहेंगे, और पुट की ओपी अंडर वैल्यूड है, मतलब पुट की ओपी सस्ती है तो हम पुट बायर बनना चाहेंगे। फाइन, क्योंकि आर्बिट्रेजर हमेशा उल्टा भी काम करता है। तो कैश मार्केट में कॉल सेलर क्या करता है, शेयर बेचता है, पुट बायर क्या करता है, शेयर बेचता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक शेयर खरीद लेंगे कैश मार्केट में। उससे क्या होगा, उससे हम आर्बिट्रेज प्रॉफिट हमारा आएगा, हम प्रॉफिट में होंगे। और जो भी पैसों की जरूरत होगी वो हम बोरो कर लेंगे, जो भी पैसों की जरूरत होगी वो हम बोरो कर लेंगे। इन सब काम करने से हमें फायदा क्या होगा, हमें आर्बिट्रेज का फायदा होगा। दूसरा साइड, अगर मान लीजिए एलएचएस कम है और आरएचएस का साइड ज्यादा है, पुट प्रीमियम ज्यादा है, कॉल प्रीमियम कम है, तो कॉल ओपी कम है, पुट ओपी ज्यादा है। तो कॉल ओपी कम है तो हम क्या बनना चाहेंगे, कॉल बायर बनना चाहेंगे, और पुट ओपी ज्यादा है तो हम पुट सेलर बनना चाहेंगे। अब कॉल बायर क्या करता है, बाय शेयर करता है, और पुट शेयर सेलर भी क्या करता है, बाय शेयर करता है। तो हम यहां पर एक शेयर बेच देंगे, अज्यूमिंग कि हमारे पास शेयर ऑलरेडी है। फाइन सर, और जो भी पैसा आएगा उसे हम इन्वेस्ट कर देंगे, जो भी पैसा आएगा उसे हम इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या रहेगा, आइए एक बार हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप जस्ट रफली इस चीज को समझिएगा। एलएचएस का साइड 322.60 है, आरएचएस का साइड 330 है। ठीक है, फाइन, तो इसका मतलब क्या आर्बिट्रेज हो सकता है, हाँ आर्बिट्रेज हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में है 7.40। आप देखिएगा जो फाइनल आंसर होगा वो 7.40 ही होगा, जो फाइनल आंसर होगा आप देख लीजिएगा 7.40 ही होगा। फाइन, चलिए, सो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा साइड ज्यादा है, एलएचएस ज्यादा है या आरएचएस ज्यादा है, आरएचएस ज्यादा है, मतलब पुट का साइड ज्यादा है, पुट का साइड ज्यादा है। तो हम क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉल बाई करना चाहिए, पुट सेल करना चाहिए, और ऑब्वियस ही बात है हमें शेयर बेच देना चाहिए, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो कॉल बाई करेंगे तो प्रीमियम देंगे, शेयर बेचेंगे तो 310 रुपए मिलेगा, और अगर हम पुट सेल करेंगे तो हमें प्रीमियम मिलेगा। तो नेट हमारे पास 300 रुपए आ गए, इसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां कौन सा साइड ज्यादा है, पुट का साइड ज्यादा है, तो पुट ओपी इज ओवर वैल्यूड। तो हमने क्या किया, सेल पुट किया, इसका मतलब कॉल ओपी इज अंडर वैल्यूड, तो हमने बाई कॉल किया। और क्योंकि ये दोनों शेयर बाई करेंगे तो आज हमने शेयर सेल कर दिया, और जो पैसे मिले नेट हमने 300 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। सर इससे क्या फायदा होगा, आइए आगे देखते हैं क्या हमें यहां पर फायदा हो रहा है। तो यहां हमें फायदा क्या होगा, यहां हमें फायदा यह होगा कि चाहे कोई भी प्राइस हो, चाहे कोई भी प्राइस हो, हमारा 300 रुपए में हम बाई करेंगे। हमने कौन सा सौदा किया, हमने कॉल बायर बनने का सौदा किया है, हम कॉल बायर बनेंगे तो हम 300 रुपए में बाई करेंगे। या तो हम पुट सेलर बने हैं, पुट सेलर भी बाई करता है, कॉल बायर बने हैं, कॉल बायर बाई करता है, पुट सेलर बने हैं, पुट सेलर भी बाई करता है। तो बाई करेगा तो कितना रुपए जाएगा, 300 रुपए जाएगा। ठीक है, जो शेयर बिकवाया था वो आपको खरीदा दिया, और जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप विद इंटरेस्ट ले लीजिए। 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, उसमें देख लीजिए इंटरेस्ट लगाकर देख लीजिए, ये 307 रुपए 60 पैसे आएगा। तो आपका ये आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया, आप देख सकते हैं यहां पर, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीसीपीटी आर्बिट्रेज बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखिए कौन सा साइड ज्यादा है और कौन सा साइड कम है। जो साइड ज्यादा है और उसे ओवर वैल्यूड मान लीजिए, जो साइड कम है उसे अंडर वैल्यूड मान लीजिए। महंगा ओपी है तो हम महंगा ओपी में हम ओपी लेना चाहेंगे, मतलब सेलर बनेंगे, और सस्ता ओपी है तो हम ओपी देना चाहेंगे, हम बायर बनेंगे। फिर वो सारा काम करते हुए ऑन एक्सपायरी देख लीजिए, ऑन एक्सपायरी आपको फायदा ही आएगा। आप एलएचएस आरएचएस का डिफरेंस देख लीजिएगा, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर भी होगा। तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं अपना आंसर। फाइन सर, When investor is holding share and is afraid of fall in price, जब भी इन्वेस्टर के पास शेयर है और उसे डर लग रहा है कि कहीं शेयर प्राइस गिर न जाए,
तो उसको कौन सा पोजीशन लेना चाहिए? उसे पुट बायर पोजीशन लेना चाहिए। जब भी इन्वेस्टर डरता है कि कहीं शेयर प्राइस गिर न जाए तो उसे पुट बायर पोजीशन लेना चाहिए। फाइन सर। डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन, डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन भी उसी तरह से होगा जैसे कॉल ऑप्शन का हमने किया, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2, डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आप उसमें डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन भी बताना और डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन भी बताना, ठीक है। डेल्टा क्या होता है ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आप मुझे बताना इसमें डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन में डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज करते हुए इसका आंसर दीजिए एंड देन फिर आप इस आंसर को टैली करेंगे मेरे आंसर के साथ। फाइन, मेरा मानना है कि आपने इसका आंसर निकाल दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन C1 क्या होता है, क्या होता है CMP माइनस EP, CMP माइनस EP, EP आपका 66 है, CMP माइनस EP कॉल ऑप्शन का होता है CMP माइनस EP, तो ये आपका हो गया 24 माइनस 0 और हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, तो डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन तो हो गया 0.60:1। और डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन क्या होता है EP माइनस CMP, EP माइनस CMP तो 0, EP माइनस CMP तो 16, S1 माइनस S2 तो वही रहेगा, तो ये आपका हो गया माइनस 0.4:1, माइनस 0.4:1। तो कॉन्सेप्ट यहां पर यह निकल कर आता है कि डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होगा। डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा, और डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। फाइन सर। इसी तरह से फैक्टर डिटरमाइनिंग ओपी ऑफ कॉल का कॉन्सेप्ट करते हैं। ओपी ऑफ कॉल में कौन कौन से फैक्टर लगते हैं डिटरमाइन होने में। सो ओपी ऑफ कॉल जब भी आता है तो आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए, CMP माइनस EP, CMP माइनस EP, CMP माइनस EP। अब आप मुझे बताइए CMP बढ़ेगा तो OP बढ़ेगा, तो CMP और OP में डायरेक्ट रिलेशन है, और EP बढ़ेगा तो OP गिरेगा, तो इसका मतलब EP और OP में इनवर्स रिलेशन है। तो हो गया ना, CMP और OP में डायरेक्ट रिलेशन है और EP और OP में इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से हम पुट का बना सकते हैं। पुट का जब भी माइंड में रखेंगे EP माइनस CMP, EP माइनस CMP, EP माइनस CMP, सो EP बढ़ेगा तो OP ऑफ पुट बढ़ेगा, CMP बढ़ेगा तो OP ऑफ पुट गिरेगा। तो CMP और OP में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, और EP और OP में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। फाइन, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। फाइन सर। डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फेयर एंड एक्चुअल प्रीमियम, फेयर प्रीमियम एंड एक्चुअल प्रीमियम। अगर एक्चुअल प्रीमियम ज्यादा है, फेयर प्रीमियम तो आपने अभी तक निकालना सीखा ही है, अगर एक्चुअल प्रीमियम ज्यादा है तो आप क्या करना चाहोगे, आप उसमें सेलर बनना चाहोगे, आप प्रीमियम लेना चाहोगे, यू विल बी टेकिंग सेलर पोजीशन, आप सेलर पोजीशन लोगे, चाहे वो कॉल सेलर हो या पुट सेलर हो। और अगर एक्चुअल प्रीमियम कम है, सस्ता मिल रहा है, अधिकार सस्ते रेट में मिल रहा है, ओपी बहुत कम चार्ज किया जा रहा है, तो आप उस केस में बायर्स पोजीशन लोगे, चाहे आप कॉल बायर करो या पुट बायर बनो, ठीक है। फाइन सर। ऑप्शन ग्रिक्स, ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें छोटे छोटे मेजर्स दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग अपने ऑप्शन वैल्यूएशन को और ज्यादा एडवांस लेवल पर समझ पाते हैं। सो डेल्टा तो आपने ऑलरेडी समझ लिया, डेल्टा क्या था, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, ये C1 माइनस C2 ऑप्शन प्रीमियम ही तो था, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन प्राइस एज ऑन एक्सपायरी, यही तो था, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा तो आपका क्लियर ही है पहले से, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन प्राइस। इसी तरह से गामा, चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसी तरह से वेगा, वेगा का बड़ा सिंपल है, V स्टैंड फॉर वोलेटिलिटी, ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह से रेव, R मतलब रेट, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन रेट, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन रेट। T स्टैंड फॉर थीटा, टाइम,
चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन टाइम, तो थीटा रेओ वेगा, ये तो बहुत सिंपल है, चेंज इन ओपी अपॉन चेंज इन वोलेटिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम टू एक्सपायरी। आपको डेल्टा तो पहले से ही पता था, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन प्राइस। एक गामा अलग से है, चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज इन प्राइस। ध्यान रखिएगा, हालांकि इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बाकी आपको ध्यान रखने वाली बात है ये। फाइन सर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ऑप्शन, कभी कभी रेट ऑफ रिटर्न इन ऑप्शन चैप्टर बोला जाता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ऑप्शन। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा फंडा है, आपको एक्चुअल ओपी माइनस फेयर ओपी अपॉन फेयर ओपी, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन। फिर से कॉन्सेप्ट पढ़िए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑप्शन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्चुअल ओपी माइनस फेयर ओपी अपॉन फेयर ओपी। फाइन। सो फेयर ओपी कैसे निकलेगा, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच से, जो कि हम बहुत बार निकाल चुके हैं, बहुत बार आपको रिवाइज भी करवा दिया इसी क्लास में, अभी रिविजनरी लेक्चर में ही। फेयर ओपी यूजिंग रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। एक्चुअल ओपी कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे निकलेगा, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे निकलेगा। एक्चुअल ओपी माइनस फेयर ओपी अपॉन फेयर ओपी। एक्चुअल ओपी कैसे निकलेगा, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे निकलेगा। फेयर ओपी कैसे निकलेगा, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच से फेयर ओपी निकलेगा। फाइन, बहुत ही सिंपल है। चलिए सर, सो ये हमारा पूरा ऑप्शन चैप्टर का रिवीजन था। अगर आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके बैठे हुए थे तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा, और ये लेक्चर आपके लिए एक तरह का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा आपको इस सारे टॉपिक्स में। आपको कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज जरूर हुआ होगा, आता था तब भी आपका एक बार रिवीजन हो गया, मेरे साथ बैठकर रिवीजन हो गया। होपफुली आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपका अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप, कॉल या मेल करिए, जो कि आपको ऑलरेडी सारे आईडीज़ क्लास में भी दिए हुए हैं, या फिर आपको किस तरह से कांटेक्ट करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बस आपका कोई डाउट्स अधूरा ना रहे, आप बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में बैठे, मेरा ये मानना है। मटेरियल मैंने बहुत सारा दे दिया है, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस हर तरह से मैंने करवा दिया है, चाहे वो डेरिवेशन हो, स्टॉक मार्केट इंप्लीकेशंस हो, अब तो रिविजनरी लेक्चर भी उसमें 4 चांद लगा रहा है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, याद रखिएगा आपको अच्छा करना है, आप अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा करूंगा, मैं ऐसा मानूंगा। आपका रिजल्ट मेरा ही रिजल्ट है, मैं यही मान करके आपको सारी क्लासेस ले रहा हूं। ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप बहुत आगे बढ़े और मेरा भी नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए। यही कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य आप चाहें वो आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। सो प्लीज आप मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, फोकस्ड रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। आप देखिएगा आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे और वो मुकाम हासिल करेंगे जिससे आपके पेरेंट्स और आपके टीचर का नाम रोशन होगा, आपके लिए गर्व फील करेंगे और आप डेफिनेटली अपनी सारी मंजिल को पाकर अपनी ज़िंदगी को एक सही मायने दे पाएंगे। आपका ज़िंदगी बहुत वैल्यूबल है, आप अच्छा करिए, यही मेरी आशा है। फाइन। सो फ्रेंड्स, अब हमारे कुछ और चैप्टर्स बचे हुए हैं, अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अब बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। सो डेफिनेटली अब हमारा करेंसी फ्यूचर ऑप्शन है, कमोडिटी का कुछ पॉइंट है, आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, आपका मिसलेनियस चैप्टर है, आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर चैप्टर है। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, ठीक है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो होपफुली देखते हैं कितना क्लास लगेगा, या एक ही क्लास में इन सब लेक्चर्स को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को टेकअप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में ही पता चलेगा। आप बिल्कुल तैयार रहिए, ये सारे टॉपिक्स भी आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप से मैं अभी विदा मांगता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर आप फटाफट देखिएगा। पहले अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और फिर लेक्चर आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।